तांत्रिक मैडम कार चला रही थी। उनके बगल में बैठी थी जेसिका और पिछली सीट पर आशीष बैठे हुए थे। तांत्रिक मैडम कार चलाते चलाते जेसिका को भी समझा रही थी और आशीष को भी समझा रही थी। वो लोग ना जाने कहाँ जा रहे थे। अब कई बार आशीष ने तांत्रिक मैडम से पूछा कि मैडम जी, हम जा कहाँ रहे हैं इतनी रात को। तब तांत्रिक मैडम मुस्कुरा के कहती है, आशीष, मैं इतनी देर से तुम्हें समझा रही हूँ, अभी तक तुम्हें समझ नहीं आ रहा है। हम जा रहे हैं एक काम पर। हम एक ऐसी जगह पर जा रहे हैं जहाँ पर कदम कदम पर भूत प्रेत से वास्ता हमें मिल सकता है। हम एक ऐसी जगह पर जा रहे हैं। मेरी बातें अब गांठ बांध लो। जो मैं बता रही हूँ उसी हिसाब से हमें वहाँ पर रहना है, हमें सब कुछ काम करना है। और इसके बाद तांत्रिक मैडम आशीष को भी और जेसिका को भी सब कुछ बताने लगती है। आखिरकार रात को 11 बजे एक बड़ा सा फार्म हाउस कम रिजॉर्ट, उसमें होटल, मतलब बहुत कुछ था उसमें। बहुत बड़ी जगह थी लेकिन बहुत वीराना वहाँ पर छाया हुआ था। यहाँ तक बड़ा सा दरवाज़ा, वहाँ पर कोई चौकीदार नहीं, कोई गार्ड नहीं। अब ये सब देख करके आशीष एकदम समझ नहीं पा रही थी कि भाई इतना बड़ा एरिया है, यहाँ कोई चौकीदार नहीं है, ना कोई सिक्योरिटी गार्ड है। आखिरकार चाबी निकाल के देती है तांत्रिक मैडम। कार रुकती है। आशीष से कहती है, जाके दरवाज़ा खोलो। आशीष का दिल की धड़कन बढ़ने लगती है। अरे हम कहाँ आ गए भाई। इसके बारे में तांत्रिक मैडम पूरा साफ साफ नहीं बताया है, बस बताया है कि जगह भूतिया है, यहाँ पर कदम कदम पर भूत प्रेत हमें दिख सकते हैं। डर तो रहे थे लेकिन आखिरकार इतना दिन अब तांत्रिक मैडम के साथ रहते हुए और फिर थोड़ा डर तो निकल ही जाता है। अपने मन को समझाते हैं, अब फिर वो ताला खोल देते हैं। गेट खोलने के बाद तांत्रिक मैडम की कार अंदर चली आती है। अंदर हर चीज़ अंधेरे में डूबा हुआ है। जेसिका और आशीष चारों तरफ निहारते हैं, देखते हैं ये हम कहाँ पर आ गए। जगह इतनी बड़ी और इतनी लंबी चौड़ी थी, उसमें कोठी और जैसा होटल जैसा सब कुछ बना हुआ दिखाई दे रहा था, लेकिन हर एक चीज़ अंधेरे में डूबा हुआ था। और इसके बाद आसमान में बादल फटता है और चांद कुछ देर के लिए नज़र आता है। चांद की रोशनी में देखते हैं और तब उनको समझ में आता है कि वाकई में ये कोई रिजॉर्ट है, कोई होटल है, यहाँ पार्टी सार्टी आन जाल सब कुछ होता होगा। तांत्रिक मैडम कहती है कि हाँ, मैं इसी के बारे में कह रही थी। ये जो जगह तुम देख रहे हो ना आशीष और जेसिका, ये सालों से बंद पड़ा हुआ है। यहाँ पर बहुत लोग आए, तंत्र मंत्र किए, लेकिन कुछ दिन तक शांत जरूर रहा, लेकिन फिर वही सब कार्रवाई चलने लगी। चलती पार्टी में किसी गेस्ट के रूम में कोई ना कोई आत्मा घुस जाती थी, उनके साथ बुरा व्यवहार होता था और उसी रात को गेस्ट वगैरह इस होटल को छोड़ करके, रिजॉर्ट को छोड़ करके भाग जाते थे। कई तो घायल भी हो गए। भागने के चक्कर में सीढ़ियाँ से उतरते हुए अब उनका हाथ पैर भी जख्मी हो चुका था। और कई तो इतना डर में चले गए थे कि वो काफ़ी दिनों तक जैसे अपने आप में गुम हो गए थे। सब कुछ तांत्रिक मैडम बता रही थी और इधर आशीष का दिल की धड़कन बढ़ रही थी। क्या हम लोग के साथ में कुछ ऐसा तो नहीं होगा। लेकिन अब तांत्रिक मैडम के साथ में रहने वाला अब व्यक्ति डर जाए, आप थोड़ा सा अपने आप को संभालते हैं। नहीं नहीं, तांत्रिक मैडम है ना, सब कुछ संभाल देगी। आखिरकार एक कमरा तांत्रिक मैडम खुलवाती आशीष से। लाइट ऑन होता है और इसके बाद वो कमरा में रोशनी भर जाता है। तांत्रिक मैडम कहती है कि देखो आशीष और जेसिका, ये तुम्हारा कमरा है। दोनों हैरानी से तांत्रिक मैडम की ओर देखने लगते हैं। क्या मतलब मैडम, आशीष ही पूछ बैठते हैं। और तब कहती है, सब प्लान का हिस्सा है। तुम लोग पति पत्नी के रूप में इस कमरे में रहोगे और मैं तुम्हारा बगल वाला रूम में रहूँगी। मुझे निगरानी करनी है तुम दोनों की। वो जो भी है इस घर में, जो भूत प्रेत का कांड हो रहा है, इसी घर से शुरुआत होती है। अब मैं चाहती हूँ कि वो सब मुझे नज़र आ जाए और तभी तो मैं कुछ कर पाऊँगी। मैं जानना चाहती हूँ कि यहाँ सब खेल कौन सा चल रहा है, क्या है यहाँ पर, भूत प्रेत हैं, जिन जिन्नात है, क्या है, सब कुछ मैं समझना चाहती हूँ। और जब तक मैं समझ नहीं पाऊँगी तब तक मैं कैसे काबू कर पाऊँगी। तुम लोग पति पत्नी का रोल निभाना है और जैसा मैं कह रही हूँ वैसा ही करना है। यहाँ तुम्हें डर नहीं दिखाना है, साहस दिखाना है। जैसे तुम नई नई शादी हुई है
और तुम हनीमून पर आए हो। दोनों ऐसा ही आपस में व्यवहार करना है। अब आशीष को तो खून सूखने लगा था। वो तो पहले ही जेसिका से भागने के चक्कर में रहते थे और आखिरकार तांत्रिक मैडम ने फिर फंसा दिया था। अब आज की रात जेसिका उनको छोड़ेगी नहीं। वो तो हमेशा आशीष के पीछे पड़ी रहती थी। ये जानकर के आशीष घबरा जाते हैं और कहते हैं, मैडम मैं इस कमरे में अकेले रहूं तो काम चल जाएगा कि नहीं। और तब तांत्रिक मैडम कहती है, नहीं, यहाँ पर पति पत्नी की तरह रहना पड़ेगा और तब हम शायद उस चीज़ को पता कर सकते हैं और जो इस कमरे में आती है। शुरुआत तो इसी कमरे से होता है और तभी तो मैंने इस कमरे को चुना है। आशीष बहुत ही रिक्वेस्ट करते रहे हैं तांत्रिक मैडम से कि मैं अकेले सब कुछ देख लूँगा, लेकिन तांत्रिक मैडम उनकी एक बात को भी नहीं सुनती है और समझाती है, अभी भी तुम डरते हो आशीष, मैं हूं ना तुम्हारे आसपास में, बगल के कमरा में रहूंगी और तुम लोग जाओ अब आराम करो। ऐसा लगना भी चाहिए कि तुम लोग को नई नई शादी हुई है, ऐसा ही व्यवहार होना चाहिए। जेसिका के चेहरे पर खिला हुआ मुस्कान दिख रहा था, जैसे उसका मन्नत पूरा हो रहा है। और आशीष का दिल की धड़कन बढ़ी हुई थी। आज मुझे छोड़ेगी नहीं, आज तो उसको खुला छूट मिल गया है, वो अपनी मनमानी करके रहेगी। हम लोग अब एक दूसरे को पति पत्नी के रूप में अब ऐसा हम निभाएंगे तो वो तो ऐसे ही मौका का तलाश करती रहती है, कब उसको ऐसा मौका मिलेगा वो अपना मनमानी करके छोड़ेगी। लेकिन अब हो क्या सकता था, जानते थे कि आशीष अब तांत्रिक मैडम हमारी कोई बात को मानने वाली नहीं है। जो एक बार को जिद कर लेती थी, ठान लेती थी और वो काम पूरा करके अब वो तभी रुकती थी। इस काम के लिए अच्छा खासा तांत्रिक मैडम को पैसा मिला होगा, सब जानते थे आशीष। आखिरकार अब जेसिका आशीष उसी कमरे में रुक जाते हैं और तांत्रिक मैडम बगल के दूसरे कमरे में चली जाती है, वहाँ पर आराम करने लगती है। इतना बड़ा अब सब कुछ जगह पर और वो तीन लोग, मात्र तीन लोग, जिसमें एक कमरे में आशीष और जेसिका और दूसरे कमरे में तांत्रिक मैडम। तांत्रिक मैडम तो बस घात लगाई हुई थी कि बस एक बार पता लग जाए कि इस जगह पर किसका कारनामा चल रहा है। कोई भूत प्रेत है, कोई जिन जिन्नात है या फिर कोई और चीज़ है, कोई अन्य शक्ति है। अब हमें उससे निपटना पड़ेगा और इसके लिए हमें तो देखना और जानना जरूरी है। जो भी उन्होंने सुना था कि इसी कमरे से शुरुआत होती है और इसके बाद में ये जगह भूत प्रेत से भर जाती है, जैसे यही जगह आने जाने का रास्ता हो जहाँ पर आशीष और जेसिका आराम कर रहे थे। तांत्रिक मैडम तो अपने कमरे में अब अपना ध्यान लगा रखी है। अब उसके जो चेले चपाटी है यानी आत्माएं हर जगह पर फैल गई है और उनको निर्देश दे रही है कि जैसे ही उस कमरे में कोई आहट या कुछ ऐसा महसूस हो मुझे बता देना। अब आत्माएं अपने काम में लग जाती है, जगह जगह तलाश करने लगती है, उस चीज़ को पता लगाने की कोशिश करती है कि आखिर शुरुआत कहाँ से होती है, इस जगह में ऐसी कौन सी शक्ति है। लेकिन जो आत्माएं हैं चारों तरफ भटकती हैं, लेकिन अभी तक उनको कुछ भी नज़र नहीं आता है। ऐसा लगता है कि इस जगह पर कोई है ही नहीं, बिल्कुल शांत जगह है, यहाँ कोई भूत प्रेत के लिए कोई जगह ही नहीं है। लेकिन उनका सोचना गलत था। अब इस जगह पर आराम से जेसिका तो लेट गई और आशीष खड़े हुए थे। अब डर रहे थे कि अगर मैं पलंग पे लेटूंगा तो जेसिका छोड़ेगी नहीं, अब मैं कैसे बचूं। और तब वो पास के सोफे पर जाके बैठ जाते हैं और तभी जेसिका उनको डांटती है और कहती है, मैडम ने क्या कहा था ना कि हम लोग को लगना चाहिए कि नई नई शादी हुई है, हनीमून मनाने के लिए इस जगह पर आए हैं और तभी तो वो भूत प्रेत हमारे पास में आएंगे, तांत्रिक मैडम तभी तो उनको पकड़ पाएगी। और तुम ऐसा करोगे आशीष तो काम कैसे चलेगा। डांटती है और तब आशीष डरते हुए सोफा से उठ करके पलंग पर आते हैं, हाथ जोड़ लेते हैं और कहते हैं, मैं ज़रूर एक्टिंग करूँगा पति बनने का, लेकिन तुम पत्नी बनने का सचमुच एक्टिंग मत करना। मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ, मैं तुम्हारी अब जानता हूँ कि तुम अब क्या कर सकती हो। और तब खिलखिला करके जेसिका हंसती है और कहती, नहीं आशीष ऐसा कुछ नहीं होगा, आओ आओ आराम करते हैं। अब आशीष तो लेट जाते हैं, दिल की धड़कन बढ़ जाती है और जेसिका तो पहले से लेटी हुई थी। आखिरकार जब धीरे धीरे जेसिका आशीष की तरफ बढ़ने लगती है और तब आशीष को घबराहट तेज हो जाती है और तब जेसिका कहती है, आशीष हमें एक्टिंग करना है, अगर हम एक्टिंग नहीं करेंगे तो हम सफल नहीं हो पाएंगे, हमारा यहाँ पर आना सब कुछ व्यर्थ हो जाएगा।
तांत्रिक मैडम ने क्या समझाया था तुम्हें कुछ मालूम नहीं हुआ? ऐसा वो हम लोग से करवाना चाहती थी कि हम लोग जेन्युइन पति पत्नी लगे। अगर मेरे साथ में चिपकोगे नहीं, मेरे साथ में मेरे से दूर भगोगे, तो कौन सब कुछ जान जाएगा कि ये लोग एक्टिंग कर रहे हैं, ये पति पत्नी नहीं है, और तब वो आत्माएं हमारे पास में नहीं आएगी। आखिरकार अब जो आशीष था, अब उसको ये सब करना ही पड़ा। अब वो डरा हुआ था कि कहीं सचमुच में ऐसा खेल ना खेलने लगे, जेसिका पत्नी वाला रोल निभाने न लगे। इस चीज़ से घबराए हुए थे, लेकिन जेसिका वक्त को समझ रही थी। अब दोनों साथ में जरूर थे, लेकिन मर्यादित रूप में थे। अब धीरे धीरे रात आगे की तरफ बढ़ रही थी, और जो कमरे का रोशनी था, आखिरकार जेसिका बोलती है आशीष से, देखो लाइट बंद कर दो। और तभी तो मुझे लगता है कि मामला आगे बढ़ेगा। लेकिन लाइट बंद नहीं करना चाहते थे आशीष। उनको ऐसा करने से खतरा महसूस हो रहा था, भूत प्रेत से नहीं, खुद जेसिका से। और वो कह रहे थे कि नहीं नहीं, इतना कम रोशनी है, चलने देते हैं, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और तब जेसिका उठती है और जाके लाइट बंद कर देती है। और जब लौटती है, और तब आशीष हड़बड़ा जाते हैं कि उनके सीने पर जाके गिरती है। ये सब देख करके आशीष एकदम समझ गए कि जेसिका किस मूड में है। और तभी जेसिका एकदम उनके होठों पर उंगली रख देती है और कहती है धीरे से, आशीष एक शब्द भी मत बोलना, अब वो आने वाली है, मुझे एहसास हो चुका है, मुझे एहसास हो चुका है, तुम बिल्कुल शांत रहो, बिल्कुल जैसे हो वैसे ही रहना। आशीष को जैसे सांप सूंघ जाता है, बिल्कुल शांत हो जाते हैं, दिल के अंदर घबराहट बढ़ने लगती है। और तभी कमरे में कुछ हलचल होने लगती है, जैसे कुछ लोग निकल करके और कहीं आसपास से आकर के इस कमरे में आ चुके हैं। लेकिन कमरे का सिटकनी लॉक तो खुद आशीष ने लगाया था। जरूर ये आत्माएं होगी, ये आत्माएं होंगी। और आशीष तो डर जाते हैं, लेकिन जो जेसिका थी आशीष को संभाल रखी थी, और वो कह रही थी कि आशीष, ऐसा लगना चाहिए कि हम पति पत्नी हैं। हम तो अंधेरा कर लिए हैं, लेकिन वो सब हमें देख रहे हैं, हमें कुछ ऐसे अपने आप को साबित करना पड़ेगा। लेकिन आशीष एकदम खौफ में थे। उनको लगने लगा कि भूत प्रेत तो नहीं, लेकिन मुझे तो अब जो जेसिका है, यही मुझे किसी दिन ख़त्म कर देगी, मुझे ऐसा ही लग रहा है। अगले पल जैसे जेसिका को किसी ने हवा में उठा लिया था, जैसे हवा में टंग गई थी। और तब वो चीखने लगी कि आशीष मेरी मदद करो, आशीष मेरी मदद करो। उनको लगा आशीष को कि ये जेसिका मजाक कर रही है, जेसिका मजाक कर रही है। अब उनको कुछ नज़र नहीं आ रहा था, अंधेरा था। और उसी वक्त जैसे जेसिका उनको गला फाड़ फाड़ के चीखने लगी कि आशीष मेरी मदद करो, सचमुच ये घर भूतिया है, मुझे भूतों ने उठा लिया है, मैं तो हवा में टंगी हुई हूँ। अब वो रोने लगती है, चिल्लाने लगती है। आशीष को लगता है कि अभी मेरे साथ में मजाक कर रही है। और तब कहते हैं ठीक है, जैसा हो तुम वहीं पर अच्छा हो, कम से कम मुझे तो चैन से सोने को मिलेगा। और उसी पल में जैसे कोई आत्मा और भी उसमें आ जाती है। अगले पल दरवाज़ा खुल जाता है, जो अंदर से दरवाज़ा लॉक था। अब फिर रोशनी जल जाती है। जैसे ही रोशनी जलती है, जो आशीष देखते हैं एकदम हिल जाते हैं। आशीष देखते हैं कि सचमुच पलंग के ऊपर में अब हवा में लटकी हुई है। जेसिका जो है वो खुद अपने आप को तांत्रिक कहती थी, तांत्रिक की विद्या सीख रखी थी, और वो हवा में लटकी हुई है। दो हाथों ने जैसे उसको संभाल रखा हो, लेकिन हाथ कहीं पर दिख नहीं रहे। और उसी वक्त तांत्रिक मैडम कमरे के अंदर में आ जाती है, और इसके बाद अपनी जो आत्माएं होती हैं उनको आदेश देती है, इस कमरे से कोई बाहर नहीं निकलना चाहिए, तुम लोग रास्ता रोक दो और आने जाने के जो भी दरवाज़ा है उस पर तुम लोग पहरा करना शुरू कर दो। आत्माएं अपने काम पर लग जाती हैं। और इसके बाद तांत्रिक मैडम खुद पलंग पर चढ़ जाती है, और फिर जेसिका को अपने हाथों में जैसे पकड़ लेती है, जैसे किसी से बात कर रही हो। लेकिन आशीष को अब कोई तीसरा व्यक्ति नज़र नहीं आ रहा है। वहाँ पर नज़र आ रहा है जेसिका हवा में लटकी हुई, और दूसरा तांत्रिक मैडम। जैसे तांत्रिक मैडम किसी से बात कर रही थी और कह रही थी मैं तुम्हें जान चुकी हूँ, अब मैं अच्छी तरह से पहचान चुकी हूँ। अब तुम यहाँ पर अपना अड्डा बना रखा है, तुम उस फैक्ट्री के छोड़ करके अब इस जगह पर तुम अपना घर बसा लिया हो। यहाँ पर बहुत सारी आत्माएं तुमने बुला रखा है, अब ये तुम्हारा साम्राज्य बनना हुआ है, तुम यहाँ का राजा हो। हमें
मन ही मन तुम्हें जान चुकी थी। ये सब कारनामा तुम्हारा है। मैं पूरी तैयारी से आई हूँ। तुम यहाँ से भाग नहीं पाओगे। तुम्हारा जो खेल है अब मैं ख़त्म करने वाली हूँ। अगले पल जो देखते हैं आशीष, उनकी आंखें फैल जाती है। हाँ, तभी उनको एक काला जैसा इंसान जैसा नज़र आता है, लेकिन पूरी तरह से इंसान जैसा नहीं। शरीर, आधा शरीर तो इंसान का था, लेकिन ऊपरी हिस्सा ऐसा लग रहा था जैसे किसी जानवर का हो। बड़ी बड़ी आंखें, बड़ा सा चेहरा फटा हुआ, देखते ही कोई भी इंसान चीख लेगा, ऐसा अब उनको महसूस होने लगता है। और वो डर भी जाते हैं, डर के मारे अपनी आंखें बंद कर लेते हैं, लेकिन उनकी हिम्मत नहीं होती कि पलंग से उठ पाए। पलंग पर तो अब मोर्चा संभाल लिया था तांत्रिक मैडम ने। और तांत्रिक मैडम उस शैतानी आत्मा से बातचीत कर रही थी कि तुम इस जगह से अब निकल नहीं पाओगे। अगर तुम भागना भी चाहो तो देखो, हर दरवाजे पर, तुम्हारे भागने के रास्ते पर आत्माएं खड़ी है। वो तुम्हारा इंतजार कर रही है। उनको पता है कि तुम्हारे साथ में करना क्या है। बताओ, तुमने यहाँ पर खेल कैसे शुरू किया? ये जगह अच्छी खासी चल रही थी। जो भी मालिक है उसको तुमने कितनी परेशानी में डाला। तुम हर गेस्ट के साथ में ऐसा ही व्यवहार करते थे। खास करके जो नया नया जोड़ा आता था, जो हनीमून बनाने आता था, और उसके साथ में तुम कुछ ज़्यादा ही अपना पावर दिखाते थे। लेकिन अब ये पावर तुम्हारी चलने वाली नहीं है। मैं तुम्हें उसी जगह पर भेज दूंगी जहाँ पर तुम्हारे जैसे ना जाने कितनी शैतानी आत्माएं उस कुएं के अंदर में पड़ी हुई है। वो तुम्हारी बाट देख रही है। और तभी वो काला इंसान और जानवर जैसा दिखने वाला जैसे तांत्रिक मैडम से उलझ जाता है। अब जो जेसिका है उनके हाथ से छूटकर गिरती है और आशीष के सीने पर एक गहरा धक्का लगता है, एक चोट लगता है, और आशीष तो जैसे कांप जाते हैं, चीख पड़ते हैं। लेकिन उसी पल में जेसिका भी उठती है और आशीष का हाथ पकड़ते हुए कमरे से बाहर निकल जाती है। आशीष कहती है, अब बस यहाँ से चलो, हमारा खेल खत्म हो चुका है, अब तांत्रिक मैडम का काम है, अब वही सब संभाल लेगी। आशीष और जेसिका दोनों खुले स्थान में हवादार जगह पर आकर खड़े हो जाते हैं। सांसें दोनों का तेज तेज चल रही है। घबराहट आशीष के चेहरे पर साफ दिखा जा रहा था, और वैसे ही घबराहट जेसिका के अंदर भी थी। दोनों लोग उसी घर की तरफ देख रहे थे, उस रूम की तरफ देख रहे थे जहाँ से निकल के आए थे। दरवाज़ा खुला हुआ था और अंदर में अच्छी खासी बहस चल रही थी। तांत्रिक मैडम चीख रही थी और चीख की आवाज़ एक अलग भी आ रही थी, जैसे आपस में दोनों लड़ाई कर रहे हों। जो शैतानी आत्मा था तांत्रिक मैडम से, वो भी उलझा हुआ था। दोनों चीख रहे थे, एक दूसरे को ललकार रहे थे, लेकिन ना तो कोई तांत्रिक मैडम बाहर निकल रही थी और ना ही शैतानी आत्मा। घंटा 1.5 घंटा तक ऐसे चलता रहा। और तांत्रिक मैडम के साथ में क्या हुआ जब वहाँ पर खामोशी हो जाती है, और तब आशीष डर जाते। कहीं शैतानी आत्मा ने तांत्रिक मैडम के कुछ साथ में बुरा तो नहीं कर दिया। एकदम घबरा गए थे। एकदम ऐसा लगने लगा कि अब क्या होगा, अब क्या होगा। लेकिन जेसिका संभालती है, अरे शांत रहो आशीष, ऐसा कुछ नहीं होगा। तांत्रिक मैडम जानती है कि कब बार कौन सा करना है। वो देख लेना, सही सलामत बाहर निकलेगी, बिल्कुल सही सलामत बाहर निकलेगी। आखिरकार कुछ देर जरूर होता है, लेकिन तांत्रिक मैडम बाहर निकलती हुई दिखाई देती है, अपने कपड़े लत्ते सब सही करते हुए, जैसे एक लंबा युद्ध जीत के आई हो। और उसके बाद दोनों लोग पहुंच जाते हैं। आशीष तांत्रिक मैडम के देखते हैं, पूछते हैं, आप सही तो हो, आप सही तो हो? घबराए हुए होते हैं। और तब तांत्रिक मैडम कहती है, हाँ हाँ, कुछ चोट तो ज़रूर लगी है, लेकिन मैं चोट का परवाह नहीं करती हूँ। वो शक्तिशाली था, बहुत ही शक्तिशाली, मेरे अनुमान से शक्तिशाली, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। मैंने उसको एक फैक्ट्री से निकाला था, और मैंने उसको वादा भी किया था कि तुम अच्छे कर्म करोगे तो मैं तुम्हें कोई परेशानी नहीं करूँगी। और उसने वादा भी किया था कि मैं किसी इंसान को सताऊंगा नहीं। लेकिन वो कुछ दिन तक शांत रहा और फिर इस जगह पर अपना साम्राज्य खड़ा कर लिया था। यहाँ पर जो भी गेस्ट आते थे उनके साथ में परेशानी करता था, और वो अकेला नहीं, इसके साथ बहुत सारी आत्माएं थी। आप शुक्र मनाओ कि मैंने उसको सही सलामत कैद कर दिया, और उन आत्माओं के हाथ अब मैं उसको उसी जगह पर भेज दिया जहाँ पर इसका ठिकाना है। चलो अब हम यहाँ से निकलते हैं। अब ये जगह पूरी तरह से खाली हो चुकी है। आशीष को विश्वास नहीं हो रहा था कि आखिर में ऐसा कैसे हो पाया। जब इतना शक्तिशाली था वो आत्मा, वो शैतानी आत्मा, तो इतनी आसानी से हार कैसे मान लिया। मन में जिज्ञासा थी, लेकिन अब लोग, वो गेट बंद हो चुका था और कार में बैठ चुके थे।
तांत्रिक मैडम कार के स्टीयरिंग संभाल रखी थी और जेसिका भी बैठी हुई थी। जेसिका भी घबराई हुई थी, अभी उसकी घबराहट दूर नहीं हुई थी। जेसिका ही कहती है, मैडम बहुत शक्तिशाली इंसान था, बहुत शक्तिशाली। और तब आशीष कहते हैं, इंसान नहीं वो शैतान था, देखा तुमने कैसे तुम्हारे हवा में उठा रखा था। अगर तांत्रिक मैडम नहीं आती तो तुम्हें छोड़ता ही नहीं, वो तुम्हारा शिकार बना के छोड़ता। जेसिका एकदम कांप गई थी और कहने लगी, आशीष तुम सही कह रहे हो, हमने जितना उसको समझा था वो बहुत ही शक्तिशाली निकला था, हम बच गए, हम बच गए। जैसे जेसिका एकदम अभी भी उसको विश्वास नहीं हो रहा कि हम उस जगह से निकल पाए हैं। लेकिन तांत्रिक मैडम कुछ सोच रही थी, कार चलाते हुए, और सोचती जा रही थी, और आशीष जेसिका आपस में बात करते जा रहे थे। आखिरकार एक जगह पर वो गाड़ी रोक देती है। हड़बड़ा के दोनों लोग अब तांत्रिक मैडम को देखते हैं कि भाई सुनसान जगह पर गाड़ी कैसे रुक गई, बात क्या है। और तब तांत्रिक मैडम कहती है, तुम लोग अब ये पूरी कहानी जानना चाहते हो ना, तो मैं तुम्हें सुनाती हूँ। और तब वो फैक्ट्री वाली कहानी सुनाना शुरू कर देती है। और कहती है, वो हमारे अच्छे दिनों का शुरुआत थी, आज जब मैं कुछ पैसा कमाना शुरू किया था, तब की ये बात है। लोग बाग मुझ पर यकीन नहीं करते थे कि मैं एक लड़की होकर के अब मैं भूत प्रेत को भी पकड़ सकती हूँ। वो मेरा कुछ अब नया नया केस भी था, अब मुझे भी अपने आप पर इतना कॉन्फिडेंस नहीं था कि मैं ऐसा काम कर पाऊँगी। लेकिन तंत्र मंत्र का अच्छा जानकार थी, अब मुझे लगने लगा कि शुरुआत तो कहीं से कहीं करनी पड़ेगी। और तब मैं उस फैक्ट्री में जाती हूँ, और जो ये शैतान है ना, उस फैक्ट्री में अपना अड्डा जमा रखा था, फैक्ट्री को बंद कर दिया था, अपनी शक्ति से उस फैक्ट्री को चलने नहीं देता था, अब मजदूरों को डरा देता था, बस वहाँ पर अकेला रहना चाहता था। जब मैं उस जगह पर आती हूँ और जब फैक्ट्री के मालिक से मेरी मुलाकात होती है, अब मैंने बहुत ही कम पैसा लिया था। वो जो मालिक था हैरानी भरी नज़र से मुझे देख रहा था और कह रहा था कि तुम इतनी सुंदर लड़की होकर के रात में वो शैतानी आत्मा से लड़ने जाओगी, छोड़ो, तुमसे नहीं होगा, तुमसे नहीं होगा, मैं किसी और को बुलाऊंगा जो तांत्रिक असली में होंगे। मैं उनको समझाती रही कि देखो मैं भी तांत्रिक हूँ, मैं मानती हूँ मैं एक लड़की हूँ, शायद इसलिए मुझ पर यकीन नहीं कर रहे थे। वो तभी भी नहीं मान रहा था। मैं बड़ी मुश्किल से उसको समझा पाई थी, अगर मैं आज रात में ये आपका काम नहीं करके दिया तो वाकई में मैं काम करना बंद कर दूंगी, इसके बाद में कभी भी मैं तंत्र मंत्र का काम नहीं करूंगी। बड़ी मुश्किल से मैं उसको समझा पाई थी, और वो भी बहुत कम पैसे में। आखिरकार जब मैं फैक्ट्री में पहुंचती हूँ ना, तो बिल्कुल फैक्ट्री में सन्नाटा पसरा हुआ था, जैसे यहाँ पर कोई चौकीदार नहीं, वहाँ पर भी नहीं था। चाबी मेरे पास थी, अब जो मालिक थे मुझे चाबी दे रखे थे। मैं फैक्ट्री का पूरा मुआयना करती हूँ, और उस टाइम में मेरे पास में इतनी शक्ति भी नहीं थी। ये आप कहूँ ना कि नया नया मेरा काम था। अब मैं इस जगह पर मैं जीत के लिए आई थी। अगर इस फैक्ट्री में मेरी जीत हो जाती है, तब मेरा नाम होगा, मेरा काम का चर्चा होगा, और तब मुझे धन भी मिलेगा, पैसा भी मिलेगा, शोहरत भी मिलेगी और इज्जत भी मिलेगी। इस जगह से मैं जीत के जाना चाहती थी। फैक्ट्री में आने के बाद मैं बहुत परेशान हुई थी। मैं ढूंढ नहीं पा रही थी कि आखिरकार वो शैतानी आत्मा कहाँ छुपा हुआ है। मैं सुबह के 3 बजे से पहले तक मैं इतना परेशान थी, मुझे लगा कि बस आज ये आखिरी काम था मेरा, और इसके बाद मैं काम कर नहीं पाऊंगी। मैं खुद अपने आप से वादा किया था कि अब ये काम नहीं होगा तो मैं दोबारा काम कैसे ले पाऊंगी। मैं अपने आप को धोखा नहीं दे सकती थी, लेकिन मेरी शक्ति काम में आई थी। जब मैं बुरी तरह से हार गई थी, मुझे लगा कि मुझे निराशा भाव में जाना पड़ेगा, और तब मैं उस मंत्र को जाप किया जो आखिरी वो मेरा मंत्र था। अगर वो मंत्र काम नहीं करता तो मैं आज तांत्रिक मैडम नहीं होती। तांत्रिक मैडम मैं देख रहा था, आशीष कह रहे थे कि मैं तांत्रिक मैडम की तरफ देख रहा था, मुझे लग रहा था कितनी भावुक हो गई हैं, शायद पहले दिनों का बात याद करके, और उनको ऐसा महसूस होने लगा था। आशीष कहते हैं कि मैडम इसके बाद क्या हुआ, क्या वो शैतानी आत्मा मिला? तब कहते कि हाँ मिला ना, मिला उसको। मैं आमने सामने में थी, वो मुझे ललकार रहा था और कह रहा था तू जैसी लड़की मुझसे मुकाबला करेगी, तू चला जा, इसी में तेरा भलाई है। और तब मैंने कहा कि तू भाग के दिखा दे। मेरी मंत्र की शक्ति हर जगह पर मैंने फैला रखा था। तांत्रिक मैडम का कहना था कि मैंने मंत्र की शक्ति हर जगह पर फैला रखा था, एक तरह से मैं उसका हर रास्ता बंद कर रखा था, लेकिन बहुत ही शक्तिशाली
वो शैतानी आत्मा था। वो मुझसे उलझ गया था। अब मुझे तो लगने लगा कि मैं उससे जीत नहीं पाऊंगी। वो मुझे हवा में, जिस तरह से जेसिका को तुमने अपने आप को हवा में महसूस किया था, वो कई बार मुझे हवा में उठा लिया था। मुझे लगने लगा कि ना, अब मेरी कहानी खत्म है, मैं तो कभी तांत्रिक बन ही नहीं पाऊंगी। लेकिन मैं हार नहीं मानी। अपने कॉन्फिडेंस को मैंने अब जीवित रखा। अब मैं अपने आप पर विश्वास किया, नहीं, मेरा मंत्र काम करेगा, मेरा मंत्र काम करेगा। और आखिरकार आखिरी पल तक, जब सुबह का 3 बज रहे थे, तब मैं उससे जीत पाई थी। आज जैसे ही मैंने मंत्र शक्ति से उसको बांध दिया, वो छटपटाने लगा था और कहने लगा कि मैडम, मैंने आपको मान लिया कि आप तांत्रिक हो, लेकिन आप मुझे बकस दो। मैं उसको एक ऐसी जगह पर मिलने के जाना चाहती थी जहाँ से कभी वो बाहर नहीं निकले, लेकिन उसका रोना धोना अब शुरू हो चुका था और कहने लगा मगरमच्छी आंसू बहाते हुए कि तांत्रिक मैडम, आज के बाद मैं कोई भी बुरा कर्म नहीं करूँगा, मुझे आप आज़ाद कर दो। मैं एक जगह पर जा कर के शांत भाव से रहूँगा और किसी भी मनुष्य को परेशान नहीं करूँगा, मैं आपसे वादा करता हूँ। लेकिन मुझे लग रहा था कि ये झूठ बोल रहा है। मैं उसको छोड़ना नहीं चाहती थी, लेकिन आखिरकार मैं इंसान थी ना। वो मुझे कॉन्फिडेंस में ला दिया था और मैं अब हाँ बोल दिया। लेकिन मैंने उससे वादा लिया था कि तुम ऐसा कोई गलत काम नहीं करोगे, किसी भी मनुष्य को परेशान नहीं करोगे, किसी की संपत्ति को अपना मालिक नहीं समझोगे, तुम एकांत जगह पर रहोगे, वो भी इंसानों से बहुत दूर। और तब वो मेरी शर्त मान गया था और तब मैंने अपने मंत्र से उसको आज़ाद किया था। आज़ाद होने के बाद भी वो मुझसे वादा करके गया था कि मैं अब आपको मान गया हूँ कि आप तांत्रिक हो और मैं आपका हर वादा को पूरा करूँगा। मैं कभी इंसानी बस्ती में कभी नहीं जाऊँगा जहाँ पर इंसान रहते हो। लेकिन जब मैं यहाँ पर आई ना, तभी मैं उसका खुशबू महसूस कर लिया था। मुझे लगा कि वही बंदा है, वही शैतानी आत्मा है जो मैं उसको ढूंढने के लिए आई हूँ। मुझे विश्वास नहीं हुआ, लेकिन मैं जब जेसिका को देखा, हवा में उठा रखा था, अगर मैं उस पल में नहीं पहुँचती तो शायद जेसिका को ख़त्म कर देता। वो ऐसे इंसानों के साथ में करता था जिस पर वो ज़्यादा गुस्सा हो जाता था। आखिरकार हमने उसको जीत लिया। मैंने उसको उसी जगह पर पहुंचा दिया जहां पर वो रहने के लायक है। आज भी वो हाथ जोड़ रहा था, मेरी प्रार्थना कर रहा था कि मैडम, मुझसे बहुत गलती हो गई, आखिरी बार मुझे माफ़ करो। अब मैं एक बार माफ़ भी कर दिया था, लेकिन अगले पल मैं अपना कसम को तोड़ देती हूँ और कहती हूँ, नहीं, तू इंसानी बस्ती में रहने लायक है ही नहीं, तुझे तो उसी कुएं में रहना पड़ेगा आज जहाँ पर तुझसे भी ज़्यादा खतरनाक आत्माएं रहती है। हमारे सुरक्षा के घेरे में अब तुम वहीं पर रहोगे सदा के लिए, कभी भी उस कुएं से बाहर नहीं निकल पाओगे। तांत्रिक मैडम अब जैसे उदास हो गई थी पुरानी बात याद करके, और दोनों लोग, आशीष और जेसिका, उनके चेहरे की तरफ देख रहे थे। और तब जेसिका कहती है कि मैडम, आखिरकार आपने नाम तो किया ना, शोहरत तो पाया ना, धन दौलत पाया ना, देखिए कितनी आपके समाज में इज्जत है, कितना लोग आपको जानते हैं। आखिरकार उस रात आप हार जाती तो शायद ये काम नहीं कर पाती ना। और तब तांत्रिक मैडम कहती, हाँ, कई बार मैं ऐसा सोचा था कि उस रात अगर मैं काम नहीं कर पाई, मैं तंत्र के दुनिया से अलग हो जाऊंगी। मुझे लगा कि मेरे में इतनी शक्ति है ही नहीं कि मैं इसके लायक हूँ। लेकिन मेरा कॉन्फिडेंस जो था ना, हमेशा बना रहा था। मुझे लग रहा था कि आज नहीं तो कभी नहीं, आज ही मुझे सब कुछ करना है। अगर मैं नहीं करूँगी आज तो मैं इस तंत्र विद्या का काम छोड़ दूंगी। जब मैं वहाँ से जीत गई और जब उस मालिक के पास पहुँची चाबी देने के लिए, वो हैरानी भाव से देख रहा था। वो मुझे देख रहा था कि मुझे चोट तो नहीं आई, चोट तो जरूर आई थी। अब मैं उस चोट का परवाह नहीं कर रही थी। उसको नहीं लग रहा था कि मैं उस आत्मा को उस फैक्ट्री से आज़ाद कर दिया हूँ। वो बार बार कह रहा था कि वो आत्मा फैक्ट्री से निकल गई। और तब मैंने बोला, हाँ निकल गई, कैसे भी विश्वास दिलाऊँ। और तब कहने लगा, मैं ऐसे नहीं मानूंगा, मेरे एक आदमी आपके साथ उस फैक्ट्री में रात को रहेगा, और जब वो तो आप लोग दोनों सही सलामत रहोगे, अब मेरा आदमी, अब उसको विश्वास हो जाएगा कि अब इसमें कुछ नहीं है, और तब मैं मान लूँगा और तब मैं आपको पैसा दूंगा। मुझे अगली रात फैक्ट्री में गुजारना पड़ा था एक अनजान व्यक्ति के साथ में, और वो मुझे बार बार देख करके, लड़की समझ करके, और वो अपना धाक जमाना चाहता था। दारू पिए हुए था, नशे में था, लेकिन मैं उसकी नीयत को समझ गई थी।
वहाँ तो कोई आत्मा था नहीं तो आएगा नहीं, लेकिन सबसे खतरनाक आत्मा तो वही इंसान था जो उस मालिक का गुलाम था और उसे कहने पर उस फैक्ट्री में आया था। उसकी नज़र मुझ पर थी। आखिरकार जैसे वो मुझे छूना चाहा और मैंने उसको छठी का दूध याद दिला दिया था और उसके बाद वो किसी भी लड़की की तरफ अपना नज़र कभी भी नहीं उठा सकता, मुझे ऐसा लगता है। और ऐसा हुआ भी। जब वो आत्मा उस जगह पर नहीं था और वही आदमी जा कर के अब मालिक को बोलता है कि नहीं जी, अब उस जगह पर कोई नहीं है, बिल्कुल शांति है। तब वो पहला पैसा और वो भी मोटा पैसा मुझे मिला था, जो मेरी फीस के रूप में। मैं देख रहा था, आशीष का कहना था कि अभी भी तांत्रिक मैडम में आंखों में आंसू तैर रहा था, जैसे वो अपना जो गुजरा हुआ वक्त था याद करके और वो उसी दुनिया में पहुंच गई थी जहां से उन्होंने शुरुआत किया था। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी तांत्रिक मैडम की। कैसी लगी आपको कमेंट में ज़रूर बताइएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राज और आप देख रहे हो हाईवे 33। दोस्तों, परिवर्तन तो संसार का नियम है। कोई आता है, कोई जाता है, उतार चढ़ाव सब ये सब जिंदगी का हिस्सा है। कभी कभी लोग जब ऐसा होता है तो घबरा जाते हैं, समझ में नहीं आता है कि अब मैं क्या करूं, ये सब मेरे साथ में कैसे हो रहा है। वो अलग अलग तरह का सोच अपना रखने लगते हैं। क्या ईश्वरीय चीज़ है या फिर कोई भूत प्रेत का ये खेल हो रहा है हमारे घर के ऊपर, हमारे परिवार के ऊपर में। लोग बाग घबराने लगते हैं, तरह तरह से लोगों से मदद मांगने लगते हैं, तांत्रिकों के पास दौड़ने लगते हैं कि आप आइए हमारे घर पर, देखिए हमारे साथ में कुछ ऐसा घट रहा है। दोस्तों, ये जो सुख दुख है ना, ये चलता रहता है जीवन में। हर किसी को किसी न को अब ये सब झेलना पड़ता है। आज की जो कहानी मैं बताने जा रहा हूँ ना, ये सुभाष की कहानी है, सुभाष जी की भेजी हुई। मध्य प्रदेश के रहने वाले सुभाष जी अपने जीवन में बड़ा आनंदित थे, खुश थे। भरा पूरा उनका परिवार था। उनके पिता 3 भाई थे। या जो कारोबार था सब एक ही जगह पर था। खुद सुभाष भी 3 भाई थे, 1 बहन और 3 भाई। 2 भाई की शादी हो चुकी थी और 1 बहन के भी शादी हो चुकी थी। अब बचे थे सुभाष का नंबर था। लेकिन सुभाष की नज़र में अब उनके दिल में एक लड़की बसी हुई थी जिसका नाम था सोनम। उनकी जानने वाली थी लड़की, कॉलेज में साथ में पढ़ी थी और दोनों एक दूसरे से बहुत ही प्रेम करते थे। लेकिन परिवार में जब ये बात अपने पिता को, माता को और सबको बताते हैं तो घर में अशांति फैल जाती है। उनका जो परिवार था पुराने विचारधारा का सोच का रखने वाला था। वो लोग एक्सेप्ट नहीं करते इस बात को। सुभाष को समझाते हैं कि बेटा, ये बात हमें तो बता दिया, हमें तो बता दिया, लेकिन बाहर में किसी को नहीं बताना, नहीं तो मेरी बहुत ही हमारे परिवार की बेइज्जती होगी। लोग नीची नज़र से हम लोग को देखेंगे। सुभाष को उनके चाचा, ताऊ और उनके पापा दबाव डालने लगे कि भाई उस लड़की से तू अलग हो जा, उस लड़की से किनारा कर ले। लेकिन सुभाष भी अपने जिद पर अड़े हुए थे। उनका साफ कहना था अपने माता पिता, अपने चाचा ताऊ से कि देखो, अगर आप लोग हमारी शादी नहीं कराते हो तो मुझे मजबूरन अपना घर छोड़कर जाना पड़ेगा, क्योंकि मैं उस लड़की को वचन दे चुका हूं और मैं वचन का पक्का इंसान हूं। अब इस बात सुनकर के घर वाले घबरा गए थे। आखिरकार चाचा ताऊ सब लोग मीटिंग करते हैं और लड़के के तेवर देख करके, सुभाष को तेवर देख करके लग रहा था ये जो कह रहा है ना, ऐसा कर भी लेगा। तब उनके ताऊ चाचा पिता को समझाते हैं कि भाई साहब, मान भी जाओ आप, नहीं तो अब तो ये बदनामी दूर दूर तक फैल जाएगी। जब सुभाष घर से बाहर चला जाएगा तो अब समझ लो ये दूर दूर तक हमारी बदनामी फैलेगी। इससे बढ़िया है कि गुपचुप तरीके से शादी कर लिया जाए। किसी को पता भी लगेगा तो कोई हम परवाह नहीं करेंगे, बता देंगे कि अपने रिश्तेदारों का है, दूर उनके रहते हैं लोग। और इसी तरह से सुभाष और सोनम की शादी तय होती है। अब उनके जो आवास था वहाँ पर नहीं होती है, दूर शहर में होती है। होटल बुक किया जाता है और उसमें कुछ गिने चुने रिश्तेदार को बुलाया जाता है। उनको भी समझा दिया जाता है कि भाई ये बात आप लोगों के बीच में रहनी चाहिए। आखिरकार सुभाष और सोनम एक हो जाते हैं।
दोनों खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता है। सोनम तो अब इतना समझ गई थी कि ये शादी कभी हो नहीं पाएगी। लेकिन जब सुभाष का तेवर देखती है, सोनम को समझाते हैं कि सोनम घबराओ मत, अगर मेरे परिवार वाले ने नहीं माना तो जैसे हमने वचन दिया है हम एक दूसरे के साथ रहने का, वो वचन मैं सदा निभाऊंगा। मैं हम तुम कहीं और चल के शादी कर लेंगे और किसी नए ठिकाने पर हम रहेंगे। मैं अपना कोई काम धंधा कर लूँगा और हम ऐसी ज़िंदगी गुजार लेंगे। लेकिन जब शादी हो जाती है तो सोनम को एक सपना सा लगता है, परिवार में आ जाती है, उस घर में आ जाती है, उस घर की बहू बन जाती है, पढ़ी लिखी लड़की, सबका आदर भाव करती है। कुछ ही दिनों में घर के परिवार को, लोगों को लगने लगता है कि हाँ, ये लड़की तो भाई हम लोग को जादू कर दिया है। सबका देख रेख करती थी, सबके सुख दुख में भाग लेती थी, किसी को ऐसा शब्द नहीं बोलती थी कि किसी को बुरा लगे। सुबह उठ करके नित्य उसका काम था, सुबह जल्दी तड़के उठती थी, नहाती धोती थी और वहाँ पर घर में एक मंदिर था, मंदिर में जाके पूजा पाठ करती थी और इसके बाद उसका दिनचर्या शुरू होता था। परिवार के लोग जब सोनम को देखते हैं तो अब एक तरह से दोबारा सोचने पर विवश हो जाते हैं। ये लड़की हमारे घर में आई है, ये दूसरी बिरादरी की है, हम जानते हैं और हम इससे शादी अपने बेटे को कराना नहीं चाहते थे। लेकिन जब उसके कार्यशैली पर जब देखते हैं तब लोग अचंभित हो जाते हैं। अब एक तरह से उस लड़की का मान आदर उस घर में होने लगता है, बहू का दर्जा उसको मिल जाता है और हंसी खुशी परिवार चलने लगता है। इस बात को लगभग 6 महीना बीत जाता है। उस परिवार में सब कुछ मज़े में चल रहा था। अचानक कुछ ऐसी खबर मिलती है, इसके बाद सुभाष जी का दिल बैठ जाता है। उनके पिता का एक तरह से हार्ट अटैक आ गया। इसके बाद हॉस्पिटल में ले जाता है और वहाँ 2 दिन के बाद उनकी मौत हो जाती है। सुभाष को ऐसा लगता है कि उनके दुनिया लूट चुका है। अब एकदम अब शरीर छोड़ देते हैं अपने पिता का, अब याद में आंसू बहाने लगते हैं। लेकिन संसार है, परिवर्तन तो होता रहता है, कोई आता है और कोई जाता है, ऐसा तो चलता रहता है। भगवान ने जो कहा है, अब उनके परिवार के लोग सब कुछ समझाते हैं कि बेटा ये सब लिखा हुआ है ऊपर में, कौन कितना दिन जिएगा, कौन क्या करेगा, हमारे तुम्हारे सोचने से नहीं होता है। सब ये विधि विधान से सब कुछ लिखा हुआ है, अब तुम संभलो। लेकिन एक दुख जहाँ अब ये झेल रहे थे, इसके बाद धीरे धीरे सुभाष का दुख बढ़ने लगता है। जो उनके पिता का कारोबार था, तीनों भाई इकट्ठे काम करते थे, उसमें नुकसान होने लगता है, घाटा पर घाटा होने लगता है और उनके भाइयों को समझ में नहीं आता है कि ये घाटा क्यों हो रहा है। जब तक उस घाटे को समझ पाते तब तक तो बहुत देर हो चुकी थी, बहुत सारा नुकसान हो चुका था और घर में अशांति सी अब रहने लगी थी। पिता के मौत के बाद में वो घर बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि यहाँ पर इंसान ना रह करके ये मरघट सा बन गया है। सब अपने अपने कमरे में, ना किसी से कोई बातचीत करता था और ना उस घर में हंसी किसी को सुनाई पड़ती थी। मरघट जैसा सन्नाटा रात को पसरा रहता था और वही घर था जहाँ पर सुभाष के पिता जिंदा थे तो घर खुशियों से भरा रहता था। और आज वही घर सुभाष देख रहे थे तो मरघट जैसा उनको महसूस होता था। कोई किसी को पूछता नहीं था, अपने घर में अपने आप में मस्त। लेकिन ये जो किस्सा होने लगा था ना, तब जो सुभाष के चाचा ताऊ, उनकी पत्नी और कुछ परिवार के अन्य लोग फुसफुसाने लगे थे आपस में। जब सोनम चलती थी तो उसको देख करके जरूर कुछ ना कुछ आपस में बात करते थे। क्या बात करते थे सोनम भी नहीं समझ पाई, ना सुभाष समझ पाए, क्योंकि जैसे वो लोग निकलते थे तो वो लोग चुप हो जाते थे। पीठ के पीछे सब बातें होने लगी थी उस घर में। लेकिन एक दिन सुभाष ने अपने कानों से सुन लिया था। उनकी ताऊ जो पत्नी थी यानी ताई थी, उनका कहना था कि जब से इस घर में सोनम आई है ब्याह करके, तभी से इस घर में ऐसा हो रहा है। इसके पैर ठीक नहीं हैं, इसके पैर सही नहीं हैं। इसके बाद से वो जो फुसफुसाहट थी धीरे धीरे वो थोड़ा तेज होती गई। हर कोई छोटी छोटी बात पर कह देता था
सुभाष को ताना मार देता था, सोनम को भी ताना मार देता था कि जब से तू इस घर में आई है तभी से इस घर का बुरा हाल हो चुका है। अब जो सोनम थी अब रो रो के बुरा हाल सुभाष को बता रही कि आपके चाचा ताऊ और सब परिवार के लोग, चाची ताई, सब कुछ हम पर अब इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि मेरे पैर खराब है। मैं जब इस घर में ब्याह करके आई हूँ तभी से मेरा हाल चल रहा है। सुभाष अपने चाचा ताऊ, चाची ताऊ सबको समझाते थे कि नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, आपका सोच अलग है, आप पुराने ज़माने के ख्याल के लोग हैं, ऐसा सोनम को कहीं बोलिएगा नहीं। लेकिन किसी का मुंह कैसे रोक सकते हैं। वही घर था जहाँ पर हमेशा हंसी मजाक चलता रहता था, अब तो वहाँ आपस में कोई बात करना से भी कतराता था। सोनम अपने कमरे में पड़ी रहती थी और सुभाष भी उनके साथ दिया करते थे। कभी भी सुभाष उनको अकेले नहीं छोड़ते थे। लेकिन जब घर की पारिवारिक स्थिति बिगड़ने लगती है, अब जो सुभाष थे अब कब तक घर में बैठे रहेंगे, कारोबार में जाते थे, वहाँ नुकसान हो रहा था। आज उनके जो चाचा ताऊ थे सुभाष को समझाते थे कुछ अलग, अब उसको बुद्धि देते थे कि देखो सच में जब से सोनम तुम्हारी शादी हुई है और तब से इस घर में ऐसा हो रहा है बेटा, ये जो सोनम तुम लाए हो ना ये सही नहीं है, इस घर के लिए ठीक नहीं है, इसका पैर पड़ते ही देखो ना तुम्हारे पिता चले गए, हमारे कारोबार में घाटा और नुकसान होने लगा, घर में तरह तरह का मुसीबतें आनी शुरू हो गई है। जो कारोबार में जाते थे सुभाष अब वहाँ उनका मन नहीं लगता था, एकदम कारोबार से अपना ध्यान हटा लेते, अपने पत्नी के पास आते थे, घर में भी क्लेश होता रहता था। इन चीज़ों से बहुत उब चुके थे। उनको लगने लगा कि अब मैं करूं तो क्या करूं, कहाँ मैं जाऊं, क्या करूं जहां पर मुझे सुकून मिले। सुकून का एक ही रास्ता था, अपने मोटरसाइकिल उठाया और बिना कोई मंजिल के चल देते थे। सड़कों पर बिना मतलब के बाइक दौड़ाया करते थे और सुकून पाने के लिए कभी कभी नशे का भी वो शिकार बन गए, नशा पानी सब कुछ लेने लगे थे। जब घर में क्लेश होता है ना तो ऐसे ही विपदा आनी शुरू होती है। जब एक रात को घर में क्लेश हो रहा था, अब ताना तानी आपस में हो रही थी, सोनम को बिठाते हैं बाइक पर, चलो हम घूम के आते हैं। सोनम को ले जाते हैं और उसके मायका पहुंचा देते हैं। मायका पहुंचाने के बाद उनके जो ससुराल के लोग होते हैं अब सुभाष को रोकते हैं कि दामाद जी आप रुक जाओ, रात ज़्यादा हो गई है। तब कहते नहीं, मैं आऊँगा, कल ही आऊँगा या परसों आऊँगा, फिर सोनम को मैं लेके जाऊँगा। सोनम इतनी समझदार थी कि अपने ससुराल के जो भी बुराई थी अपने घर में, अपने मैके में किसी को नहीं बताती। मैके वाले उससे पूछते रह जाते कि बेटा ऐसा कैसे हुआ, तुम कैसे अचानक आ गई, दामाद जी का चेहरा उतरा हुआ था, कुछ घर में बात बनी है क्या। लेकिन सोनम बात को संभाल लेती है और कहती है नहीं मम्मी पापा ऐसा कुछ नहीं हुआ है, मैं देखो खुश हूँ। अब जो सुभाष थे ना अपनी पत्नी को छोड़ करके अनमने भाव से और चल देते हैं। घर में जाने को सोचते हैं लेकिन कहते हैं घर में जाऊंगा वही सब कलेशबाजी, घर तो खाने को दौड़ेगा। अब तो सोनम भी ससुराल में मैंने मैके आके बैठ गई है तो मैं किससे बातचीत करूंगा, अकेले घर में कहाँ रहूँगा। यही सब सोचते सोचते अपने गांव के करीब तो पहुंच गए थे। वहाँ पर एक तालाब था, बहुत पुराना तालाब था, पुराने ज़माने से। और तालाब एक तरह से लोगों को नज़र में अब आ नहीं रहा था, खर पतवार जलकुंभी उसमें सब कुछ भरा हुआ था, कोई उसका केयर करने वाला था ही नहीं। कभी कभी गांव का जो जानवर होते थे भैंस वगैरह आ करके अपना मस्ती करते थे, पानी में नहाते थे, पानी तो उसमें दिखता ही नहीं था, जलकुंभी से भरा हुआ तालाब था। अब जो नए बच्चे थे तो उनको पता भी नहीं होता था कि यहाँ पर कभी बढ़िया तालाब हुआ करता था। गांव के लोग आकर के यहाँ नहाते थे, धोते थे और मज़े लेते थे। लेकिन वो सब चीज़ खत्म हो चुका था। अब जो सुभाष थे उनको भी ये बात नहीं था, उनको नज़र में तो ये गड्ढा था और यहाँ पर जलकुंभी और दुनिया भर का खर पतवार उगे हुए थे। वहाँ पर पेड़ भी थे, पेड़ का बगीचा था दूसरी साइड में, तालाब की दूसरी साइड में। मन उनका घर से खिन्न हो चुका था। बाइक ले जा कर के और एक पेड़ के पास में खड़ा हो जाते हैं, खड़ा कर देते हैं। अब फिर एक जगह पर बैठ कर के आसमान में चांद निकला हुआ था और अपने भविष्य के बारे में सोचते लगते कि अब मैं क्या करूँगा, कैसे हमारे घर के शांति दोबारा से लौटेगी, कैसे क्या होगा, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। जितना समझने की कोशिश करते थे उनका मन व्यथित और होता था।
उनके जो ताऊ जी थे, उनकी ताई जी थी, चाचा चाची, सब उनका कान भरने की कोशिश करते थे। कहते थे कि तुम सोनम को अब उसके घर छोड़ आओ, यही घर का कलेश है, यही कलेश का जड़ है, इसके पैर सही नहीं है, ये चली जाएगी अपने घर में, इसे तलाक ले लो और बात खत्म हो जाएगी। लेकिन पढ़े लिखे थे सुभाष, पढ़े लिखे नौजवान थे और दुनियादारी की बात को समझते थे। वो जानते थे कि ऐसा इंसान के हाथ में कुछ भी नहीं होता है। ये सब पुरानी ज़माने के सोच का ख्याल जो लोग रखते हैं और ऐसा ही सोचते हैं। लेकिन वास्तव में उनके घर में जो चल रहा था उनकी समझ से भी परे था। पहले उनके पिता का मौत हो जाती है और इसके बाद घर में जैसे विपतों का पहाड़ टूट पड़ जाता है। अब जो खुशहाल परिवार था एक तरह से गरीबी की ओर अब कदम अपना बढ़ा देता है। इतना घाटा उनको हो जाता है बिजनेस में और उनके काम में, वो लोग संभल नहीं पाते हैं। जो परिवार हंसी खुशी हमेशा रहता था अब वो गरीबी की ओर धीरे धीरे बढ़ रहा था। चूल्हा चौका सबका अलग अलग हो चुका था। जो भी घर में जो लोग थे एक साथ भोजन बनता था वो तो खत्म हो चुका था। अपने अपने घर का चूल्हा चौकी सबने संभाल लिया था। अब एक यही थे सुभाष की जो मम्मी थी, वो सुभाष के साथ कभी नहीं छोड़ा था। वो समझाती थी कि बेटा समय जैसे बीतता जाएगा सब कुछ ठीक हो जाएगा, तू परेशान मत हो, तू टेंशन मत लो। बस अपने माँ के भरोसे पर वो चला करते थे। माँ उनको अच्छी बात समझाती थी और अच्छी शिक्षा देती थी। जिस जगह पर सुभाष इस बात को सोच रहे थे और उस तालाब में अब एक तरह से पूरा जैसे खालीपन भरा हुआ था, जलकुंभी उगी हुई थी और जिस पेड़ के पास में बैठे हुए थे, अचानक कुछ ही दूरी पर तालाब के पास में ऐसा लगने लगा कि कोई जैसे रोशनी का गुबार सा उनको नजर आया। उनको लगा कि अरे ये मेरा सोच है, यहाँ रोशनी कहाँ से आ जाएगा। चांद की रोशनी जरूर थी वहाँ पर, लेकिन जब रंग बिरंगी उनको रोशनी कुछ नज़र आने लगती है तब उनका ध्यान उस ओर आकर्षित होता है। तब देखते हैं कि वो रोशनी तो गायब हो चुकी है। वो तालाब में जहाँ जलकुंभियों से भरा हुआ था और वहाँ के तालाब के पानी में एक खूबसूरत लड़की जैसे निकल रही हो, तालाब से जैसे नहा के निकल रही हो, ना जाने कैसे निकल रही हो, बस उसको देखते हैं। वो लड़की तालाब से बाहर निकलती है और फिर सूखे जगह पर पहुंच जाती है। और तब जो सुभाष थे वो देख करके हैरान हो जाते हैं, अरे भाई कौन है ये, कौन है ये? तो अब इस टाइम में तो यहाँ औरत और लड़के कोई मतलब ही नहीं होता है। आधी रात होने जा रहे हैं और कौन आ सकता है यहाँ पर। अब एक तरह से उस लड़की की तरफ देखने लगते हैं, जैसे विश्वास करना चाहते हैं कि मैं जो देख रहा हूँ ये सच है या मेरे मन का भ्रम है। अपनी जगह से उठ के खड़ा हो जाते हैं और धीरे धीरे वहाँ पर जहाँ लड़की खड़ी होकर के चांद की तरफ इधर उधर का माहौल देख रही थी, और कब उसके पीछे जाके खड़े हो जाते हैं, लड़की को एहसास भी नहीं होता है। जब एहसास होता है लड़की को कि अरे मेरे पीछे कोई खड़ा है, आप मुड़ के देखती है। सुभाष भी कदकाठी के सही थे, चेहरा मोहरा भी बहुत बढ़िया था और गोरे चिट्टे थे ही और सही ढंग के कपड़े लत्ते भी पहनते थे। अब इसके बाद जो लड़की मुड़ के देखती है तो वो भी थोड़ा भयभीत हो जाती है कि भाई कौन आ गया मेरे पीछे में। दो कदम पीछे हट जाती है, घबरा जाती है। और तब सुभाष उसको रोकते हैं, अरे रुकिए रुकिए, घबराइए मत, कोई भूत प्रेत नहीं हूँ, मैं इंसान हूँ। लेकिन आप यहाँ तालाब में क्यों गई थी, बात क्या है, आपका घर कहाँ पर है? तरह तरह के सवाल सुभाष उससे पूछने लगते हैं। लड़की थोड़ा शांत हो गई। अब उसको लगा कि नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है। लड़की भी थोड़ा खुल जाती है और कहती है, इस तालाब पर तो मैं आपको कभी पहले देखा नहीं है, आप तो जैसे मुसाफिर हो। तब सुभाष कहते कि हाँ, एक तरह का मुसाफिर ही हूँ और कुछ देर के लिए मैं यहाँ पर रुक गया था। अब अपनी समस्या को उस लड़की के सामने रख देते हैं और कहते हैं हमारे परिवार में तो क्लेश ही क्लेश हो रहा है। अब फिर लड़की उस बातों में इंटरेस्ट लेने लगती है, हर चीज़ जानना चाहती है। आखिरकार अपने बारे में सब कुछ बता देते हैं कि मैं शादीशुदा हूँ और मैं अपनी पत्नी को छोड़ के आ रहा हूँ। ऐसे मेरे छोड़ने की इच्छा नहीं था, लेकिन घर की मजबूरी के आगे कब तक मैं ऐसा करता। आप फिर शांत हो जाते हैं और उस लड़की से सवाल पूछने लगते हैं कि मैंने तो आप अपने बारे में बता दिया, लेकिन आप अपने बारे में बताइए, मुझे भी तो जानने का हक है कि इतनी रात को तालाब के पानी में उतरी हुई थी जहाँ पर जलकुंभी के अलावा कुछ नहीं है, तो आखिर आप कौन हैं, तालाब में किस लिए गई थी, कौन से गांव के रहने वाली हो? लड़की हंसने लगी।
लड़की हंसने लगी तो सुभाष उसका तरफ देखने लगे और हंसी भी ऐसी थी जैसे मंदिर का घंटियां बज रही हो। एकदम खिलखिलाती हुई खनकती हुई हंसी और सुभाष को आकर्षित करने लगती है लड़की। जिस हिसाब से कपड़े लत्ते पहन रखे थे, लगा कि ये बहुत बड़े घराने की लड़की है, पैसे वाली घर की है, दौलतमंद है। आकर्षित तो हो गए थे और उसके रूप और सुंदर भी ऐसा था आकर्षक कि सुभाष अपने आप को रोक नहीं पाए। जब उसकी आंखों की तरफ देखते हैं ना तो उस लड़की के सम्मोहन में फंस जाते हैं। और इसके बाद दिन दुनिया से दूर उनको पता था कि मैं शादीशुदा हूँ, मैं अपने पत्नी को अब मैके छोड़ के आ रहा हूँ, ऐसा मुझे नहीं करना चाहिए। लेकिन उस टाइम उनको कुछ होश नहीं था। जब से उस लड़के के संपर्क में आए और कुछ ही देर के बाद जैसे वो सम्मोहन में आ चुके थे। लड़की उनको लेकर के कहीं जाती है और कहती है कि आप बैठो मेरे साथ में, मैं आपसे प्रेम करने लगी हूँ। आप फिर अपनी बात को रख देती है। आप जो सुभाष थे अब तो इतना लड़की में लीन हो चुके थे, उनको लगने लगा कि हाँ, इसी लड़की से मैं प्यार करता हूँ, यही मेरी जीवन साथी है, सब कुछ यही मेरी है। और इसके बाद वो दोनों लोग एक तरह से प्यार की दुनिया में खो जाते हैं। लेकिन जब सुभाष का वो सम्मोहन अब हटता है कुछ देर के बाद में, तब उनको अफसोस होता है, यार मैंने क्या कर दिया, मैं तो शादीशुदा हूँ, मैं अपनी पत्नी से प्रेम करता हूँ, ये ऐसा गलती मुझसे कैसे हो गया। अब एक तरह से अब उनको अब मन में तरह तरह के विचार आने लगते हैं कि मैं अब सोनम को कैसे समझाऊंगा, अब मैं अपनी पत्नी से कोई बात छिपाता नहीं हूँ, ये बात तो मुझे बताना पड़ेगा, मैं तो एक अपराध कर दिया, मुझे ऐसा करना नहीं चाहिए। तब लड़की उनके मन और दशा को समझ जाती है। कहती है, सुभाष घबराओ मत, ये बात हमारी तुम्हारे बीच में रहेगी, मैं ना किसी को बताने जा रही हूँ और ना आप भी अपने पत्नी को ना किसी को बताने की जरूरत है। समझ लो कि हम इस जगह पर मिलना था, हम पूर्व जन्म के प्रेमी हैं और हम आकर के मिल गए, बस इतनी ही बात अपने दिमाग में रखना। रहा तुम्हारा ये सब जो तुमने दुख दर्द बताया था, मैं तुम्हारी मदद करूंगी, मैं तुम्हें इस दुख दर्द से उबारने की कोशिश करूंगी। जो भी तुम्हारे परिवार में संकट चल रहा है उस संकट को मैं उबारूंगी। वक्त लगेगा, टाइम लगेगा, लेकिन वादा करो कि तुम फिर मुझसे मिलने के लिए आओगे। अगर मेरे पास में आओगे मिलने के लिए, तब मैं सारी जो तुम्हारी परेशानियां हैं मैं उसको दूर कर दूंगी। फिर से तुम्हारा परिवार जैसा पहले था, आज जो हंसता था खेलता था पैसे में, आज सब कुछ कमी नहीं रहेगी। लड़की इतना उनके मन में भर देती है, दिमाग में इतना भर देती है कि सुभाष को महसूस होने लगता है। और तब सुभाष उससे पूछते हैं, जब उनका सम्मोहन टूटता है तब पूछते हैं कि आप हैं कौन। तब लड़की कहती है, ये मेरी पहली मुलाकात है, धीरे धीरे सब बताऊंगी, इतनी जल्दी क्या है। आप बताओ, मेरे से मिलना चाहोगे दोबारा, मैं तुम्हें फिर से उसी पोजीशन में ला के खड़ी कर दूंगी। बताओ बताओ। आखिरकार सुभाष को लगने लगा कि भाई इसमें बुराई क्या है। अपने मन को समझाने लगे कि अगर मैं अपनी पत्नी को ना बताऊं तो क्या हो जाएगा। ये लड़की कह रही है कि हमारा जैसे पहले घर था, जो हम पैसे में खेलते रहते थे, अब फिर हमारा घर को आबाद कर देगी। तो चलो, इसी से हमारे घर के खुशहाली लौट आएगी और हमारी पत्नी को ताना भी नहीं सुनना पड़ेगा। और जो उसको एक स्टाम्प लग गया है कि इसके पैर खराब है, और उससे भी हम बच जाएंगे। चलो हम इस काम को कर लेते हैं। अपने मन को समझाते हैं, लेकिन मन में एक पीड़ा उठती रहती है कि गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन अब जो मजबूरी थी पैसे की, उसके आगे झुक जाते हैं। हाँ बोल देते हैं कि बताइए कब आना होगा। और तब एक तारीख, एक दिन बताती है कि फलाने दिन को, फलाने तारीख को आकर के और इसी टाइम रात में आना, अब मेरा इंतज़ार करना, मैं फिर आऊँगी। अब फिर हमारी बातचीत होगी, प्रेम होगा, अब फिर मैं वो तरीका बताऊँगी जो तुम्हारे घर को आगे बढ़ाने का काम करेगा। इसके बाद सुभाष जी को कहती है, आप जाओ, अपना घर में जाओ, नहीं तो ये जगह इतना शांत नहीं है जितना अभी शांत देख रहे हो। अगर मैं यहाँ से गई ना तो यहाँ पर भूत प्रेत बहुत सारा हैं, इस तालाब में भी हैं, इन पेड़ों पर भी बैठे हुए हैं। बस वो मेरे जाने का रास्ता देख रहे हैं कि मैं कब जाऊं और कब तुम पर हमला करें। अब ये सब सुनने के बाद सुभाष जी का होश उड़ जाता है, हंसने लगते हैं। अब एक तरह से मंद मुस्कुराने लगते हैं कि ऐसा कहाँ है, मैंने तो अभी तक यहाँ पर कोई भूत प्रेत ऐसी चीज़ को देखा नहीं। तब लड़की कहती है,
मेरे नज़र से देखो ना। उनके सर पर हाथ रखती है और तब कहती है, अब देखो चारों तरफ अपना सर को घुमाओ और देखो, इसके बाद मुझे बताओ। वास्तव में जब तालाब की तरफ देखते हैं तो उसमें काली काली बहुत सारी आकृति सर उठाए हुए खड़ी थी, आंखें लाल लाल नजर आ रही थी। और जब देखते हैं और तब डर जाते हैं। इसके बाद पेड़ की तरफ देखते हैं तो ऐसी ही आकृति उनको पेड़ के ऊपर में दिखाई देती है। कुछ हवा में लटके हुए, कुछ डाली पर बैठे हुए हैं और कुछ तो जैसे कूदने के लिए तैयार एकदम हुए पड़े हैं। सब भयानक भयानक चेहरे वाले। ये सब देख करके सुभाष जी एकदम डर गए थे, कांपने लगे थे। और तब लड़की उनके सर से हाथ हटा देती है और कहती है, अब समझ में आया ना, अब जाओ। अब सुभाष जी डर जाते हैं और कहते हैं कि देखिए यहाँ पर तो भूत प्रेत हैं, अगर मैं आऊँगा फिर मेरे साथ में कुछ ऊंच नीच हो गया तो। लड़की कहती है कि तुम्हारे साथ कुछ नहीं होगा, जब तुम आओगे ना बस मेरा नाम ले लेना, कोई तुम्हारे पास में आए बस मेरा नाम बता देना, तुमको कोई छू भी नहीं पाएगा। लड़की अपना एक छोटा सा प्यारा सा नाम बताती है और वो नाम अपने दिमाग में रट लेती है। और इसके बाद लड़की तो खड़ी रहती है और सुभाष जी को भेज देती है। बाइक उठाते हैं और फिर अपने घर की तरफ चले आते हैं। घर आने के बाद उसी लड़की के बारे में रात भर सोचते हैं, उनको नींद नहीं आती है। कुछ देर सोते हैं फिर जग जाते हैं। आखिर ये लड़की है क्या, अपना पूरा परिचय नहीं दिया, पहनावे से तो बड़े घर की बेटी लग रही है और उसने तो मुझे ये सब कुछ बताया है कि जैसा तुम्हारा घर था पहला वैसे मैं कर दूंगी, जो भी तुम्हारे घर में कमी बेसी हुई है, जो पैसे की दिक्कत है, धन की दिक्कत है, सब कुछ मैं पूरा कर दूंगी। शर्त यही रहेगा कि जब मैं बुलाऊंगी तुम्हें आना पड़ेगा। अब एक तरह से सारी रात नहीं सोते हैं। अब सुबह जब थोड़ा बहुत सो के उठते हैं तो माँ उनको मिलती है। माँ कहती है, बेटा बहू कहाँ छोड़ के आ गए, कहाँ छोड़ के आ गए। और तब माँ से कभी झूठ नहीं बोलते थे, सुभाष बता देते हैं कि मैं ही छोड़ाया हूँ, कुछ दिन वहीं पर रहेगी और फिर मैं लेके आऊँगा। माँ को जिज्ञासा था, वो शांत हो गया कि चलो बहू सही सलामत है और अपने माँ बाप के पास में है, टेंशन खत्म हो जाता है। लेकिन इसके बाद में वो दुकान तो जाते नहीं थे, दुकान मतलब उनका जो कारोबार था वहाँ पर जाते नहीं थे, उनको चैन मिलता नहीं था। अब रह रह करके उनके ताऊ चाचा अब वही सब बात को याद दिलाते थे, कहते थे, अरे बेटा अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है, सोनम को तलाक दे दे और छुट्टी पा ले, हम तो शादी धूमधाम से कराएंगे, अच्छी लड़की से कराएंगे, लड़की हमने देख भी रखी है, बस तुम्हारी हाँ की देरी है। अब ये सब सुनना नहीं चाहते थे। आखिरकार कारोबार से नाता तोड़ लिए थे और फिर आप कुछ देर अपने घर में पड़े रहते थे और जब मन उब जाता था तो बाइक उठाते थे और कहीं न कहीं निकल जाते थे। इतना उनको यार दोस्त भी उस टाइम में नहीं थे। नशे के दुकान पर जाते थे, कुछ ड्रिंक करते थे और फिर अपने बारे में सोचते रहते थे। 3 दिन तक अपने ससुराल नहीं जाते हैं। अब वो इसी चक्कर में लगे रहते हैं कि मैं जाऊंगा, मुझसे झूठ तो बोला नहीं जाएगा, जब मेरी पत्नी पूछेगी मैं कैसे बताऊंगा, इसी चीज़ में फंसे हुए थे। सच्चे जो इंसान थे झूठ बोलना नहीं जानते थे। अब चौथा दिन जब बीत जाता है और जब उस जगह पर जाना था जो उस तालाब के पास में, मन घबराने लगता है। सुभाष को मन करता है कि नहीं नहीं, मैं अब एक बार तो चक्कर में पड़ गया लेकिन दोबारा नहीं पड़ूंगा। लेकिन जब घर का माली हाल देखते हैं तब उनको लगने लगता है कि भाई घर संभालना है तो जाना ही पड़ेगा। क्या बात कुछ हो जाए, चमत्कार जीवन में हो जाए, या वो बड़े घर की बेटी है, कुछ मोटा धन दे दे तो हमारा तो काम चल जाएगा ना। यही सोच समझ करके आप फिर वो चल देते हैं। रात को जब आधी रात को पहुंचते हैं तालाब पर तो सारी दुनिया अपने अपने घर में सो रही है, बिल्कुल सुनसान इलाका हुआ पड़ा है। तालाब के पास आते हैं तो वो रात वाला सीन याद आ जाता है जब लड़की ने उनके सर पर हाथ रखा था। इसके बाद तालाब में देखे थे तो बहुत सारी आत्माएं उनको तालाब में खड़ी नजर आई थी। पेड़ों पर बहुत सारी आत्माएं उनको लटकी और कुछ अलग अलग पोजीशन में खड़ी नजर आई थी। घबरा जाते हैं, लेकिन वहां पर कोई भी आत्मा उनके पास में बिल्कुल नहीं आती है। लड़की अभी तक थी नहीं। कुछ देर वहां पर डरे डरे बिताते हैं और जब लग जाता है कि अरे लड़की है नहीं, कब तक मैं रहूंगा, कोई भूत प्रेत आकर पीछे से हमला कर देगा तो मैं क्या करूंगा। और तभी लड़की जैसे पेड़ के पीछे से निकल आती है, बिल्कुल आकर के उनको चौंका देती है। लड़के को देख करके उनके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है
अब फिर दोनों लोग साथ में जाकर के बैठ जाते हैं, बातचीत करने लगते हैं। और सुभाष तो अपना बस उनके मन में यही चल रहा था कि कब मेरे पास में धन आ जाए, कब हमारा परिवार सुख शांति की ओर बढ़ जाए। इसलिए तो इस जगह पर आए थे। लड़की प्रेम करती है, प्रेम भी करते हैं सुभाष, मजबूरी थी। और इसके बाद जब सुबह होने को आती है 3 बजे के आसपास, तब लड़की कहती है अब जाओ सुभाष, अब चले जाओ। देखो तुम जाओ, अब मैं जो कह रही हूँ ना, तुम्हारे घर में आज से बदलाव आना शुरू हो जाएगा, देख लेना, मेरी बात को विश्वास कर लेना। सुभाष उस लड़की की तरफ देखते रह गए। अरे भाई, तुमने तो कुछ दिया नहीं, मन ही मन सोचते हैं। मैं तो सोचा था कि कुछ धन मिलेगा, कुछ दौलत मिलेगा, अब मैं लेके जाऊंगा, लेकिन मुझे तो खाली हाथ जाना पड़ेगा। और तुम कह रही हो कि जाओ, अब तुम्हारे घर में बदलाव आना शुरू हो जाएगा। कैसे होगा बदलाव? अब एक तरह से लड़की की तरफ देखते हैं। लड़की कहती है हाँ, मैंने तुमसे बोल दिया ना, मैंने तुमसे वादा कर दिया ना, अब तुम्हारे घर में अब सब कुछ बदलाव होने लगेगा। जैसे तुम्हारा पहले घर था और वैसा ही तुम्हारे कारोबार जो है, वो जो घाटा हुआ है, देखना वो नुकसान भी सब कुछ भरपाई हो जाएगा। तुम्हारे परिवार में सब शांत हो जाएगा, माहौल शांत हो जाएगा, जैसे पहले था सब कुछ चलने लगेगा। और हाँ, अपनी पत्नी को जा कर के जरूर ले आना। आप जब पूरी बात सुन लेते हैं, अब मन तो उदास हो जाता है कि भाई इसने तो ठन्नी तक नहीं दिया। अब मैं तो सोच के आया था कि मुझे बहुत सारा धन देगी, लेकिन ये तो बस कोरा सा वादा कर दिया कि जाओ, आज से तुम्हारा जीवन में बदलाव आने शुरू हो जाएगा। आखिरकार उस जगह से विदा होते हैं। और तब लड़की कहती है भूले नहीं हो ना, फिर तुम्हें आना है। ये सिलसिला चलता रहेगा जब तक मैं चाहूँगी। अगर सोच लो, अगर तुम नहीं आते हो तो जो मैंने वादा किया है सब कुछ मैं वादा तोड़ भी सकती हूँ। लड़की उनको धमकाती है, वार्निंग भी देती है, अब मजबूर कर देती है कि उसको आना ही पड़ेगा। अगर तुमने अपना वादा तोड़ा तो समझ लो सब कुछ मैं बर्बाद कर दूंगी। धमकी भी देती है, समझाती भी है। आप सुभाष को लगा कि मैं किस चक्कर में पड़ गया हूँ भाई। लड़की से पूछते हैं कि आप हैं कौन, आप हैं कौन, अपने बारे में बताओ। अभी तक सुभाष जी समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर ये लड़की है क्या, क्या बला है। इतनी सुंदर, इतने अच्छे कपड़े पहन रखी है, इतने सोने चांदी के जेवर अपने शरीर पर डाल रखा है, ये है क्या, क्या है, बड़े घर की बेटी है। तब वही लड़की कहती है अभी वक्त नहीं आया है, जब वक्त आएगा ना तो मैं खुद बता दूंगी, लेकिन जब बताऊंगी ना तो उसी दिन समझ लो ना कि हमारा तुम्हारा साथ खत्म हो जाएगा। सुभाष अब उसकी बात को सोच करके घबराने लगते हैं। आप फिर एक बार चेष्टा करते हैं कि बता दें, तो लड़की कहती नहीं, अभी वक्त नहीं आया है, वक्त आएगा तो सब कुछ मैं बताऊंगी। विदा कर देती। सुभाष अपने घर पहुंच जाते हैं, आराम से खाट पर सो जाते हैं। आज सुबह जब उठते हैं तो माँ जगाती है, बेटा तुम रात में कहीं गए थे। अब तो कुछ छुपाते तो थे नहीं, लेकिन अब उनको छुपाना पड़ा था। कहने लगे माँ क्या करूँ, मन तो लगता नहीं घर में, अब सोनम भी वहाँ पर है अपने मैके पर, आज सोच रहा हूँ सोनम के लेके आऊँ। माँ कहती है बेटा इसमें देरी मत करो और जाओ अपनी पत्नी को लेके आओ। अब उसका घर वो नहीं है, ये घर है, इस पर उसका अधिकार है, उसके माँ बाप के घर है। सब कुछ माँ समझाती है। और तब सुभाष जी अपने बाइक लेके चल पड़ते हैं। वही तालाब का रास्ता था। और जब वो सुबह में उस जगह से गुजरते हैं तो बाइक रोक देते हैं। उस तालाब के पास जाते हैं, आसपास के इलाका का छानबीन करते हैं। और तब उनको समझ में आता है कि लड़की कितनी दूर से आती होगी। यहाँ तो आसपास में कोई घर भी नहीं है, लेकिन एक पुराना घर उनको खेतों के बीच में दिखाई देता है। किसी फार्मर का होगा, किसी किसान का होगा, और उसके अलावा कोई और ऐसा स्थान उनको नज़र नहीं आता है। फिर कुछ देर वहाँ पर रुकते हैं। अब दिन में तो उनको डर नहीं लगता है, तालाब का पानी बिल्कुल शांत नज़र आता है। पानी तो नज़र आता ही नहीं था, उसमें जलकुंभ भी जरा भरा होता था। अपने ससुराल जाते हैं। पत्नी तो जैसे देख लिया और रो रो करके अपने पति को गले मिल लेती है। आप गए तो आए नहीं। आप सबको समझाते हैं कि सब कुछ सही हो जाएगा, तुम चिंता मत करो, अब मैं तुम्हें लेने के लिए आया हूँ। पति पत्नी अब दोनों एक दूसरे को समझते हैं। और इसके बाद सोनम को बिठा करके सुभाष जी अपने घर की तरफ लौट आते हैं। सब कुछ सही चलता है। घर पहुंचने के बाद भी सब कुछ सही होने लगता है। अगले 2 दिन में उनको जो खबर मिलती है हैरान कर देने वाली होती है। उनका बहुत सारा पैसा एक व्यापारी के पास पड़ा हुआ था, और जो उनके पिता के हाथों का लेन देन था,
और वो बहुत कोशिश किए थे, पूरा परिवार कोशिश किया था कि वो पैसा वापस आ जाए। लेकिन उस व्यापारी का कहना था कि भाई मैं तो नुकसान में आ चुका हूँ, अब मेरा कारोबार सब कुछ ख़त्म हो चुका है, मैं पैसा दे नहीं पाऊँगा। और तब से सारे परिवार के लोग उस पैसे को भूल गए थे। उनको लग रहा था कि अब तो पैसा वापस आएगा नहीं। लेकिन जब व्यापारी उनके कारोबार का स्थान पर पहुंचता है, उनका चाचा ताऊ को, और वो जो पैसा देता है ना, उनको यकीन नहीं होता कि आखिर ये सब कैसे हो गया। खुशी के मारे घर में अब जैसा पहले का माहौल था खुशी का, वैसे अब लग रहा है सुभाष को कि वो लड़की ने जो बोला था उसी का असर है। वो कोई जादूगर नहीं है, कोई तांत्रिक है, सब कुछ जैसे वो वही कर रही है। घर में अब एक तरह से जो पैसा आ जाता है तो लोग बाग खुश बाग हो जाते हैं, खुशहाली आ जाती है। और फिर जब चाचा ताऊ शाम को आते हैं कारोबार से लौट करके, और तब सुभाष उनसे पूछते हैं कि ये सब कैसे हो गया। आज चाचा ताऊ बताते हैं कि बेटा हम तो इस पैसे को भूल चुके थे, लेकिन चलो अच्छे वक्त पर पैसा आया है। हाँ, हमारा कारोबार तो पिट चुका था, हमारे पास तो कारोबार में धन लगाने के लिए पैसे की कमी थी। हम तो कर्ज देख रहे थे, लेकिन कर्ज भी कोई देने वाला नहीं था। लेकिन तभी ये चमत्कार हो गया। देखो ये पैसा आ गया तो समझ लो हमारी डूबती हुई नैया का खेवैया मिल गया। मतलब इसी पैसे से हम फिर अपने कारोबार को दोबारा से खड़ा कर सकते हैं। माहौल घर का बहुत अच्छा हो गया था। जो घर सुभाष को लग रहा था पहले ये आसान घर हो गया, आखिरकार उसमें रोशनी दिखाई देने लगती है। कुछ समय बीतता है और इसके बाद जब वो टाइम आ जाता है, आज जब सुभाष को उस तालाब पर जाना था उस लड़की से मिलने के लिए, अब वो एक तरह से वादा हुआ था और वादा के बहुत पक्के विश्वास थे। अब देखते हैं कि कब पत्नी मेरे सोएगी, कब पत्नी सोएगी। 11 बज जाता है, 11:15, 11:30, और तब पत्नी सो जाती है। पत्नी को चुपचाप सोता हुआ और उससे माफ़ी मांगते हैं कि देखो ये सब तुम्हारे लिए कर रहा हूँ, अपने परिवार के लिए कर रहा हूँ, अब तुम मुझे माफ़ कर देना। और इसके बाद वहाँ से निकल लेते हैं। अपना बाइक कुछ देर धकेल के जाते हैं और जब लगता है कि सुरक्षित स्थान है और तब अपना बाइक स्टार्ट करते हैं। रात के माहौल में चल पड़ते हैं। उस तालाब पर पहुँचते हैं तो लड़की पहले से खड़ी थी, उनका इंतज़ार कर रही थी। लड़की देख करके सुभाष जी खुश हो जाती है। अब मुस्कुराते हुए कहती है, अब बताओ तुम्हारे घर में कुछ परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ। सुभाष बोलते हैं कि हाँ हुआ है ना। परिवर्तन ये हुआ है कि हमारे पिता के हाथ का एक व्यापारी के पास बहुत सारा पैसा उसने दबा के रखा था, दे नहीं रहा था। अपने आप को बोल रहा था कि मैं कंगाल हो गया हूँ, वो पैसा आकर के वापस कर दिया। लड़की मुस्कुराती है और कहती है आगे आगे देखते जाओ, लेकिन मैं तुम्हें फिर भी चेतावनी दे रही हूँ, मैं तुम्हें समझा भी रही हूँ, अगर तुम मेरे वादे पर नहीं निकलोगे खरे तो समझ लेना जैसा पहले था उससे भी बुरा हाल हो जाएगा। तब सुभाष कहने लगते हैं हाथ जोड़कर कि आप हैं कौन, मैं आपका हकीकत जानना चाहता हूँ। और तब वही लड़की धमकाती है, अभी नहीं, टाइम नहीं आया। मैं तुमसे बोली थी ना, जब मैं अपना हकीकत बताऊंगी समझ लो उसी दिन से हमारा तुम्हारा रिश्ता खत्म हो जाएगा। मैं तुमसे दोबारा नहीं मिल पाऊंगी और ना तुम मेरे पास में आ पाओगे। अभी जैसा चल रहा है वैसे चलने दो। अभी तुम्हारे घर में बहुत सारी कमी है जो मुझे पूरा करना है। आखिरकार इतना सुभाष जी को समझा देती है, उनके दिमाग में इतना बातें भर देती है। सुभाष जी अब एक तरह से उसके बस में हो चुके थे। सुभाष जी हर एक उसका बात को मानने के लिए तैयार थे। ऐसा वो सम्मोहन कर रखी थी, दिमाग में बातें भर लिए था। और इसके बाद अब उधर जो घर में होता है, अब सोनम जो जग जाती है, बाथरूम जाना होता है और अपने पति को यानी सुभाष को पास में नहीं पाती है तो एकदम बेचैन हो जाती है। बाथरूम में आती है तो बाथरूम खाली, आंगन में देखती है कहीं पर सुभाष नहीं, जाके बाइक देखती है तो बाइक का आता पता नहीं। मन में एक संदेह हो जाता है, आखिर बात क्या है, बात क्या है, सुभाष गए कहाँ पर, आधी रात को कहाँ गए। आज जब सुभाष 3 बजे के आसपास लौटते हैं, बाइक कुछ देर पहले घर से पहले बंद कर देते हैं, धकेल के आते हैं। सोनम सो नहीं पाई थी। उनको लग रहा था कि सुभाष कुछ न उनके ज़िंदगी में चल रहा है जो मुझसे छुपा रहे, मुझे बता नहीं रहे। आज जाने दो, मैं सच जान करके तभी मैं चैन के सांस लूँगी। सुभाष आंगन में बाइक खड़ा करते हैं और फिर अपने घर में आते हैं तो पत्नी पलंग पर बैठी हुई। देखते ही सुभाष का दिमाग हिल जाता है। अब मैं क्या बताऊंगा, क्या बताऊंगा।
पत्नी सवाल पर सवाल पूछना शुरू कर देती है। आज दोनों लोग एक दूसरे से कुछ छिपाते नहीं थे, लेकिन जब से सुभाष उस लड़की से मिले, तालाब वाली लड़की से, तब वो अपनी पत्नी से हर एक बात को तो साफ बोलते थे, लेकिन उस लड़की के बात को छुपा देते थे। सोनम रोने लगती है और कहती है, अब मुझे मेरे मैके पहुंचा दो। मैं जान गई हूँ तुम्हारा किसी लड़के के साथ में चक्कर चल रहा है। अब मैं तुम पर भरोसा नहीं कर सकती। सुभाष अपनी पत्नी से बहुत ही प्यार करते थे, लव मैरिज था। आप कैसे हार मानते? अपनी पत्नी को समझा रहे थे कि भाई तुम ऐसा मत सोचो, मेरा किसी के साथ में अफेयर नहीं है। लेकिन सोनम वो भी जिद्दी किस्म की लड़की थी। एक बार जो जिद कर लेती थी आसानी से, अब वो हार मानने वाले में से नहीं थी। रोने लगती है। अब एक तरह से सुभाष अब उसको बताना ही पड़ता है कि देखो, ये बात अपने तक सीमित रखना। ये बात हमारा चाची, ताऊ, ताई, किसी को, यहाँ तक कि मेरे माँ को भी पता नहीं लगना चाहिए। सोनम आश्चर्य से देखने लगती है, क्या बात बता रहे हो? जरूर तुम्हारा कोई लड़की से रिश्ता होगा, अफेयर चल रहा होगा, यही बात है ना? वो लड़की पैसे वाली होगी ना, यही बात है ना? हमारा परिवार तो गरीब है, अब यही बात है ना? तुम मुझे भूलना चाहते हो, मुझे छोड़ना चाहते हो। और सुभाष उसको मुंह पर हाथ रख देते हैं, कहते हैं, पगली, मैं तुम्हारे लिए सब कुछ कर रहा हूँ, तुम्हारे लिए सब कुछ जो मैं कर रहा हूँ मैं तुम्हें बता रहा हूँ। और उसके बाद वो लड़की का, जो तालाब वाली लड़की का जो भी उनके साथ में रिश्ता था, सारे रिश्ता को वो बता देते हैं। सोनम की आंखों से आंसू बहने लगता है और सोनम कहती है, मुझे ना तो धन की ज़रूरत है और ना मुझे पैसे की ज़रूरत है। आप बिल्कुल इस काम को रोक दीजिए। वो लड़की नहीं कोई जादूगरनी है, आप उससे दूर रहने की कोशिश कीजिए। मैं आपको उस जगह पर दोबारा जाने नहीं दूंगी। कसम वसम सब कुछ देने लगती हैं। सुभाष घबरा जाते हैं। उस टाइम अब उनको हाँ बोलना ही पड़ता है कि ठीक है सोनम, मैं नहीं जाऊंगा, आज से ये रिश्ता खत्म हो चुका है। अब जो तारीख पर, जो दिन पर उनको जाना था, अब उनको मन में बेचैनी होने लगती है कि भाई आज उस तालाब पर पहुंचना है, उस लड़की से मिलना है। अगर मैं नहीं मिलूंगा तो मेरा वचन खाली चला जाएगा। वो लड़की ना जाने क्या सोचेगी। और उसने मुझे चेतावनी भी दिया है, एक तरह से धमकी समझ लो। उसने बोला था कि अगर तुमने एक दिन भी नागा किया तो जैसा पहले तुम्हारा परिवार था उससे भी बदतर मैं कर सकती हूँ। डरे हुए थे। उनको लग रहा है कि सोनम सही कह रही है, वो लड़की कोई जादूगरनी है, कोई तंत्रिका है या फिर कुछ और है, लेकिन जो भी है शक्तिशाली है वो। अब मन में बेचैनी, घबराहट सब कुछ होने लगता है। उनका मन कह रहा है कि चला जाए, अपने आप को रोक नहीं पाते हैं। सोनम तो सोई थी, लेकिन आंखें तो बंद थी, लेकिन वो जगी हुई थी। वो देखना चाहती थी कि उनके पति यानी सुभाष क्या मुझे छोड़ के जाएंगे, क्या अपने वचन को निभाएंगे। अब इधर सुभाष को पसीना निकलने लगता है, मन घबराने लगता है। अब कोई जैसे उनको बुला रहा हो तालाब पर, जल्दी आ जाओ, जल्दी आ जाओ। सुभाष अपने आप को रोक नहीं पाते हैं, अपना कपड़ा बदलते हैं और इसके बाद धीरे धीरे आंगन में आप बाइक उठाते हैं, आवाज़ ना हो और वो पैदल ही चल देते हैं। सोनम जो थी अब सब कुछ अपने आंखों से देख रही थी। इतना सब कुछ कहने के बाद और सुभाष जब नहीं रुकते हैं और तब सोनम उनका पीछा करने लगती है, लेकिन कहाँ बाइक और कहाँ पैदल। बिल्कुल अब सुभाष का साथ अब कब छूट जाता है वो समझ नहीं पाती है। अपने आप को अंधेरे जगह में पाती है और फिर डर भी हावी हो जाता है। भूत प्रेत से डरती थी तो अपने घर लौट आती है, लेकिन घर में लौटने के बाद मन अशांत हो जाता है। उसको लगता है कि अब मेरा क्या होगा। सुभाष तो उसी लड़की से प्रेम करने लगे हैं, अब उनका साथ बिल्कुल मुश्किल हो गया है। शायद मैं अब उनको अच्छी नहीं लगती, तभी तो ऐसा कर रहे हैं। इधर जो सोनम थी चिंता में डूबी हुई कि अब तो मेरे पति मेरे हाथ से निकल चुका है। और वहाँ जब पहुँचते हैं वो लड़की बहुत ही बेचैन थी, तालाब वाली लड़की। अब वो इधर उधर घूम रही थी और गुस्से में थी। सुभाष को देखते ही गुस्से में वो एकदम बोलने लगी, इतना देरी कैसे हो गया, इतना देरी कैसे हो गया। और तब सुभाष उसको समझाते हैं कि भाई मेरी पत्नी जाग रही थी, बड़ी मुश्किल से उसको सुलाया हूँ और तब मैं आया हूँ। लड़की का गुस्सा शांत होता है और कहती है, बस एक बार और, अब उस दिन आ जाना, अब फिर मैं अपना परिचय सब कुछ मैं तुम्हें बताऊंगी और फिर तुम्हें आने की जरूरत नहीं पड़ेगा। सुभाष को मन में शांति आती, चलो एक बार और सही। कुछ टाइम वहाँ लोग बिताते हैं और फिर लड़की कहती, जाओ तुम्हारी पत्नी जगी हुई है।
सब कुछ बता देती है। जाओगे तो तुम क्या कहोगे, कहाँ से मिल के आए हो? और तब सुभाष कहते हैं कि मुझसे बहुत बड़ी गलती होगी, मैंने आपके बारे में सब उसको बता दिया हूँ, लेकिन मैंने उससे वचन लिया वो बात उसी तक सीमित रहेगी, वो अपने परिवार में, मेरे परिवार में किसी को नहीं बताएगी। लड़की बहुत गुस्से में आ जाती है और कहती है मैंने तुमसे बोला था ना, ये बात हम दोनों का बीच का किसी को नहीं बताना। पैर पकड़ लेते हैं सुभाष जी उस लड़की का और कहते हैं माफ़ कर दीजिए, माफ़ कर दीजिए, मैं अपनी पत्नी से इतना प्रेम करता हूँ कि कोई भी बात छुपा नहीं पाता हूँ और ना मैं छुपा पाया, लेकिन जो भी मेरी कमी है मैंने आपके आगे रख दिया, मुझे अब माफ़ कर दीजिए, मुझे माफ़ कर दीजिए। आखिरकार लड़की मुस्कुराती है और कहती है बस मैं माफ़ कर दिया हूँ, लेकिन ध्यान रखें ये मेरी बात अपनी पत्नी को बता देना कि किसी और को ना बताए। बस इसके बाद सुभाष जी उस जगह से चल पड़ते हैं। वास्तव में जब घर आते हैं तो पत्नी इंतजार कर रही थी, आते ही बिफर जाती है। फिर गए थे उसी जगह पर, तुमने वादा किया था ना कि अब नहीं जाओगे। तब सुभाष सब कुछ फिर से दोबारा से बताने लगते हैं। कहते हैं बस एक रात की और बात है, इसके बाद उस लड़की से मेरा रिश्ता खत्म हो जाएगा। देखो ना, उसी की वजह से तो हमारा परिवार जो गरीबी में जा रहा था, आखिरकार हम उस लेवल तक पहुंच पाए हैं। वो करामाती लड़की है, उसमें मुझे शक्ति दिखाई देती है और वो जो बोली है सत्य बिल्कुल वचन हो रहा है। अपनी पत्नी को समझा देते हैं, लेकिन पत्नी कहाँ समझने वाली, रोना पिटना। फिर वो कहते हैं बस आखिरी बार, आखिरी बार, आखिरी बार पर जाकर के मामला शांत हो जाता है। इधर जो उनके परिवार में बिजनेस जो डूब चुका था, जब वो पैसा आ जाता है ना, तो फिर पहले से भी ज़्यादा उनका काम फैलने लगता है। घर में खुशहाली फिर से लौट आती है। खुशहाली का वजह कोई नहीं जानता है, सिर्फ वजह दो ही लोग इस घर में जानते थे, एक सुभाष और एक सोनम। आखिरी बार जब वो मिलने के लिए जाते हैं तब सोनम जिद पकड़ लेती है, कहती है मुझे उस लड़की को देखना है, देखने में कैसी लगती है। सुभाष बहुत समझाने की कोशिश करते हैं कि सोनम मान जाओ, उस जगह पर तुम्हारा जाना ठीक नहीं है, वो जगह बहुत ही एकांत में है और बहुत ही अशांत है। मैंने जब देखा था, जब वो मेरे सर पर हाथ रखी थी, तब मैंने तालाब में बहुत सारी आत्माओं को भयानक भयानक रूप में देखा था। वहाँ पर जितने पेड़ थे, उस पेड़ पर आत्माएं लटकी हुई थी, बहुत ही भयानक रूप में। कोई लटकी हुई, कोई हवा में छलांग लगाने को तैयार थी, लेकिन उस लड़की के आगे सबकी बोलती बंद थी। कहीं वो लड़की ना मिले और फिर वो आत्माएं हम पर हमला कर दे। लेकिन सोनम बिल्कुल जिद्दी थी और जिद में आ चुकी थी, अगर मैं नहीं गई तो तुम भी नहीं जाओगे। आखिरकार सुभाष जी को जिद के आगे, मतलब सोनम के आगे, जिद के आगे झुकना पड़ता है। और फिर बाइक को जैसे धकेल के आंगन से ले जाते थे कि ताकि कोई परिवार का सदस्य जगे नहीं। सोनम और सुभाष चल पड़ते हैं। जब उस तालाब पर पहुंचते हैं ना, तो तालाब बिल्कुल शांत पड़ा हुआ था। अब वहाँ पर पेड़, जो पेड़ पर देखते हैं, कोई भी आत्मा उनको नज़र नहीं आती है। सोनम भी देखती है और वो लड़की का आता पता नहीं होता है। वहाँ पर आधा घंटा, पौन घंटा, और जब 1 घंटा बीत जाता है ना, तब तालाब में हलचल शुरू हो जाती है। तालाब में सोनम भी देखती है और सुभाष भी देखते हैं। जैसा रोशनी देखा था वैसी ही रोशनी फिर उनको नजर आती है। रोशनी में से वो लड़की निकलती है, पानी के अंदर से, जलकुंभी भरा तालाब में से, और फिर सूखे में आ जाती है। अब ये सब देख करके सोनम का तो हालत ख़राब हो गया था। पहली नज़र में लग चुका था कि ये लड़की सामान्य नहीं है, ये बहुत बड़ा कोई पहुंची हुई चीज़ है। सोनम एकदम डर जाती है, लेकिन सुभाष उसका हौसला देते हैं और कहते हैं मैंने तुमको बोला था ना, इस जगह पर तुम्हें नहीं आना चाहिए था, तुम खाम खा आई। लेकिन तब तक लड़की, अब उसके जो शरीर था उससे रंग बिरंगी रोशनी गायब हो चुकी थी और वो जैसे पहले रूप में सुभाष से मिला करती थी और सुभाष के पास पहुंच जाती है। सोनम को देख के कहती है ये बहुत ही सुंदर है, तुम्हारी जोड़ी बिल्कुल सही है, जैसे तुम हो सुभाष और वैसे तुम्हारी पत्नी है। चलो कोई बात नहीं, मैंने तो सोचा था कि आज आखिरी रात हम प्रेम करेंगे, लेकिन अब नहीं, मैंने तुम्हारी पत्नी को देख लिया है, अब ये मेरे से हो नहीं पाएगा। अब मैं अपने जा रही हूँ, लेकिन मेरा जो दिया हुआ वचन है और तुम पर लागू रहेगा। अब तुम्हारे पास में ऐसी कोई समस्या नहीं होगी और ना तुम्हारे साथ में कुछ गलत होगा, मैं तुम्हें फिर से वचन देती हूँ। तब सुभाष कहते हैं हाथ जोड़ कर के, आप हैं कौन, आप हैं कौन?
आप अपना परिचय तो दीजिए। आपने बोला था कि जाते जाते मैं ज़रूर बताऊंगी। तब कहती है लड़की, सुनना चाहते हो तो मैं बता भी देती हूँ। तब कहते हैं कि मैं एक जिन्न परिवार की लड़की हूँ। कभी कभी मेरा अपने दुनिया में मन नहीं लगता था। तब मैं अपनी दुनिया से बाहर निकल आती थी। आज जब मैं तालाब, यही मेरा रास्ता है, वैसे रास्ते तो बहुत है, लेकिन मैं इस रास्ते से निकली थी और तब मुझे मिले थे। पहली बार मैं किसी मनुष्य को देख करके आकर्षित हुई थी। मुझे लगा कि अपनी दुनिया में तो मैं घूमती फिरती हूँ, चलो इस दुनिया में घूमा फिरा जाए, और उसी चक्कर में तुमसे मुलाकात हो गई थी। लेकिन अब ये जो रास्ता है ना, आज के बाद तालाब वाला रास्ता बंद हो जाएगा। अब ये रास्ता कहीं और खुलेगा। अब मुझे पता नहीं कि मैं कहाँ पर निकलूंगी। आखिरकार जो सोनम डरी हुई थी, उस लड़की के आगे अपना सर झुका देती है। वो भी जान चुकी थी कि लड़की क्या है, और उनकी पति को इतना प्यार करने वाली वो जिन्नी लड़की थी, और जो उनको परिवार को, खुशहाली को फिर से लौटाया था। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी सुभाष जी की। कैसी लगी ये कहानी आप ज़रूर कमेंट में बताइएगा। अगर आपके पास भी ऐसे कोई घटना है, कोई कहानी है जो आप मुझे बताना चाहते हो, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर, मेरे व्हाट्सएप नंबर पर, मेरे ईमेल आईडी पर ज़रूर शेयर कीजिएगा। दोस्तों, ये भी चैनल आप ही का है, तो इसको भी अपना प्यार दीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, और हाई वाले बटन को ज़रूर दबाइएगा। तो दोस्तों, फिर जल्दी ही मिलते हैं इसी चैनल पर और इसी टाइम पर। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।